अस्सलामुअलैकुम। तहरीके अदम एतमाद कामयाब खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल, मेरे साथ हैं सहरिश ज़ुहैब। नाज़रीन, तहरीके अदम एतमाद का ऊँट एक जानिब बैठ गया है। इमरान खान वज़ीर आज़म अब नहीं रहे हैं, ताहम सियासी पारा अब भी हाई है। इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई। वो तहरीके अदम एतमाद से घर जाने वाले पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए हैं। इमरान खान 3 साल 8 माह वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साला मुद्दत पूरी नहीं कर सका है। बिल्कुल, 1989 में उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और 2006 में शौकत अजीज़ के खिलाफ लाई गई तहरीकें नाकाम हुई थी। आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद वाज़े रहा, चाहे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का प्लेटफॉर्म हो या फिर सियासी जमात के तौर पर इनका मौक़िफ़। अपोजिशन जोर देती रही कि इलेक्शन गैर जानिबदार या फिर शफाफ नहीं थे। अपोजिशन की जानिब से बयानियाँ वक्तन फ़वक्तन सामने आता रहा और ये कहा गया कि मुल्की तारीख के ये ऐसे 3 साल रहे जिसमें अपोजिशन ने मुसलसल हुकूमत को सिलेक्टेड करार दिया और पार्लिमान के अंदर और बाहर तहरीक धरनों की सूरत जंग जारी रखते हुए फौरी साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा जारी रखा। बिलाखिर 2018 में कायम होने वाली आईनी हुक्मरानी का खात्मा हुआ। अगला मरला अब कायदे ऐवान का है। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल दोपहर 3 बजे तक होगी और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी आज होगा और ये जांच पड़ताल अब कहा जा रहा है कि 4 बजे तक कर दी गई है। कौमी असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब में हिस्सा लेने या बाइकॉट का फैसला किया और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतालिक भी हतमी मंजूरी लिए जाने का मुदस्सिर इम्कान। बिल्कुल, ये थोड़ी सी तस्हीह करते चलें, जैसे आपने फरमाया सहरिश, 4 बजे तक अब कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो अमल है उसको बढ़ा दिया गया, यानी कि 2 घंटे मजीद दे दिए गए हैं। मियां शहबाज शरीफ ने जो 1 से ज़ायद फॉर्म है वो ले लिए हैं, लेकिन तवक्को की जा रही है कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे कि हुकूमत जो पहले थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसमें से कोई भी शायद वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार ना हो, ये अब कहा जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें पार्लियामान का हिस्सा हैं कि तहरीक अदम एतमाद के बाद कौन सी जमातें एक तरफ हैं, कौन सी जमातें दूसरी तरफ हैं। फैसल अजीज़ साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार और चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल। फैसल साहब, कल का दिन बहुत तवील था और सुबह से बल्कि आप हमारे साथ यहाँ बैठे थे, फिर रात गए तक आप चीज़ें देख रहे थे। अब मामला हो गया तहरीक अदम एतमाद, एक मरहला तो हो गया, दूसरा मरहला शायद बहुत शॉर्ट है, वो वज़ारत उज़्मा के हवाले से, उस पर हम बात करते हैं। आरिफ चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आप भी मुसलसल ये इस खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं, कानूनी निकात के हवाले से बात होती रही। बाबर डोगर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब से बड़ा एक अगला मरहला है वो पंजाब का, उस पर भी ख़ास तौर पर बात करेंगे और इधर भी बात होगी। आप तीनों अब आपको शुक्रिया अदा करते हैं। फैसल साहब आपसे आगाज़ करते हैं। हो गया तहरीक अदम एतमाद सर, कामयाब हो गई, मामलात क्लियर हो गए, अब अगला होने क्या जा रहा है? वज़ारत उज़्मा तो अब शहबाज शरीफ साहब के लिए और शेरवानी शहबाज शरीफ साहब को अब वो फिट हो जानी है। अच्छा, मैं चाहूँगी यहाँ पे मुदस्सिर के सवाल में थोड़ा सा ऐड कर लूँ। मुझे ये समझ नहीं आई कि जब बिलाखिर अल्टीमेटली यही कुछ होना था और आपने खुद कह भी दिया था कि भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हम अमल करेंगे, तो इतना लटकाया कि पूरी कौम एक खिजान में मुब्तला रही कि पता नहीं क्या होने वाला है। रात 12 बजे जाके और काम फिर वही किया। क्या इससे गेन क्या किया इन्होंने? सवाल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जवाब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि इमरान खान साहब और उनका नैरेटिव उससे पहले, कल के दिन से पहले जो वो बयानियाँ लेकर चल रहे थे कि जाली ख़त है, उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है, बैरूनी साजिश है, इन्होंने पैसे लिए हैं, ये नैरेटिव उनका कौम से खिताब में था, आवाम से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में था, जलसों में था, तकारीब में था, वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बना था। और बहुत तफसील से जो तकारीर हुई मिनिस्टर्स की तरफ से, उसमें वो तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल बयान किया गया और पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया। यानी कि 2 चीज़ों का हिस्सा, या कोर्ट का हिस्सा बनेगा या पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगा। तो कोर्ट का तो बन नहीं सकता था, कोर्ट के अहकामात पे तो वो जाहिर है कि पहले दिन से कह रहे थे कि हम एहतराम करते हैं, हमें मायूसी है लेकिन हम एहतराम करते हैं। लेकिन जो तकारीर हुई हैं वो तकारीर बहुत ही डिटेल्ड थी। आप जिस तकरीर को भी नोट करें
शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर जो उन्होंने तकरीर की है, बहुत नपे तुले अल्फाज थे, बहुत अटैकिंग थी, वो उन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। अमेरिका के बारे में, पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स किस तरह के रहे माजी में, वो रिकॉर्ड पर लेकर आए। बस इसके अलावा और कुछ नहीं था। बाकी जो था कि आखिरी गेंद पर ये हो जाएगा, सरप्राइज देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं था। फिर अफवाहें चली, वो पिछले 2 घंटे जो थे 9:30-10 बजे से लेके और 12 बजे तक के दरमियान के, उसके बाहर पार्लियामेंट के बाहर बसों का खड़ा होना, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आके बैठ जाना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच के चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आ जाना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। फिर कुछ और अफवाहें थी, इस्तीफा दे देना, ये इस्तीफा ले लेना या कोई नोटिफिकेशन निकाल देना। उसने एक ऐसी कैफियत जारी रखी। लेकिन स्पीकर के इस्तीफे, डिप्टी स्पीकर के इस्तीफे से सिनेरियो चेंज हुआ और फाइनली अब हम एक रूट की तरफ आ गए। और वो रूट है जो मुदस्सिर पूछ रहे हैं कि अब होगा क्या। अब रूट ये है कि अब बहुत मुश्किल हुकूमत बनने जा रही है। इत्तेहादी बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने मूड हैं, सबके अपने अपने मूड स्विंग्स हैं, सबके अपने अपने एटीट्यूड्स हैं। इन सारी सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ साहब जाहिर है कि वो वजीर आजम बन जाएंगे कल इंशाल्लाह। और उसके बाद उनके सामने जो चैलेंजेस हैं वो एक से एक बढ़कर हैं। वो शायद किसी हुकूमत के पास पाकिस्तान की तारीख में ना रहे हो। ऐसी मखलूत हुकूमत जिसमें इतनी सारी पार्टीज हैं, जिनकी कल तकरीर बहुत शानदार थी, तारीफ करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर बहुत ज़बरदस्त थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत उम्दा तकरीर की, बहुत ही उम्दा तकरीर की। मैंगल साहब की तकरीर बहुत अच्छी थी। लोगों ने सराहा जाना चाहिए अपोजिशन को। उन्होंने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया, अच्छी कौम से खिताब फरमाया। अब चैलेंज ये है कि जो चीज़ें उनके एजेंडे के अंदर हैं, जो उन्होंने करनी है, उनके खिलाफ इंतकाम हुआ, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, नैब ने किया, पकड़ दक्कड़ हुई, जेलें हुई, एक तो वो चीज़ वो करेंगे, इस्लाहात करेंगे इलेक्शन कमीशन और दीगर चीज़ों के अंदर जो उनके हक में नहीं जाती। लेकिन असल आवाम की टारगेट और आवाम का मामला ये है कि आप महंगाई के हवाले से क्या करेंगे। आप पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाएंगे या कम करेंगे, आप बिजली के प्राइसेस बढ़ाएंगे या कम करेंगे, आप मईशत को किस सिमत लेकर जाएंगे, आप इकनॉमिक सूरत हाल कैसे ठीक करेंगे, आप रोजगार के मौके कैसे ठीक करेंगे। आवाम को इस चीज़ से गर्ज है। दूसरा, टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से आप क्या स्टेप्स लेंगे, ओवरसीज पाकिस्तान, तो बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान ने की हुई हैं उसके हवाले से वो फैसले करेंगे और उन्हें करने हैं। फिर वो उसका हेल्थ का मामला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कंटिन्यू करेंगे, नाम चेंज करेंगे। अब अगली खबर ये होगी वजीर आजम बनने के बाद शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका क्या होगा और वो कब तशरीफ लाएंगे और कैबिनेट कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अवाम को इस वक्त गर्ज ये है, उस सदमे के साथ साथ बहुत सारी अक्सरियत के अंदर एक सदमा है कि इमरान खान। वैसे आपने सबकी तकरीरों को बोला कि बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन सोशल मीडिया पे जो धूम मचाई हुई अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान की तकरीर वाकई बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। उन्होंने जिस अंदाज में बात की, वो दिल से बोल रहे थे। मेरा ख्याल है हमारे सारे जमहूरी जो लीडरशिप है उन्होंने कल बहुत अच्छी तकारीर की और सबकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन सबका नज़रिया, सबका नुक्ता नज़र अपना है, अपना अपना। बिल्कुल, ये एक अहम मामला है कि अब आगे बढ़ने की बात है। तहरीक अदम एतमाद ने कामयाब होना था या नाकाम होना, वो कामयाब होगी। अब आगे बढ़ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले ये पाकिस्तान और इस मुल्क के मामलात हैं, इसको देखा जाना चाहिए। सियासी जमातों, वज़राए आज़म का आना जाना, तो ये तो मामलात लगे रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब, मेरे जैसे तालिब इल्म, आप जैसे उस्तादों से पूछते हैं कि ये कोई गैर मामूली तो नहीं था कि इतवार के रोज़ रात गए अदालतों का खुलना। सर, ये तो माजी में भी हो जाता है, क्यों इस बार बार इस बात पे हो रही है कि जी हुकूमत जब जा रही थी पटिशन के लिए तो कहा गया कि दफ्तर नहीं खुल सकते हैं, लेकिन बाद में अचानक जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अहकामात हो गए खोलने के लिए। तो सर, ये कोई गैर मामूली चीज़ तो नहीं ऐसी जिस पर खासी कोई तनकीद हो रही है सोशल मीडिया? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, अगर चीज़ें इवन हैंडेडली की जाएँ तो किसी को एतराज़ नहीं होता। मतलब कि ऐसे हालात में, मुश्किल हालात में कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त अदालत बैठ सकती है। लेकिन अगर आपको ये नज़र आए कि ये सिर्फ एक ख़ास ख़ानदान के लिए, एक ख़ास ग्रुह के लिए ऐसा होता है, फिर लोग यकीनन एतराज़ करते हैं और तनकीद का निशाना बनाते हैं। आज तक अदालतें ज़्यादातर जो खुली हैं इतवार को, वो या हमदा शहबाज शरीफ साहब को यानी रिलीफ देने के लिए, और वो भी ऐसा रिलीफ कि जिसमें वो अभी उनको पकड़ने के लिए FIA गई हुई थी और या नैब वाले गए हुए थे, और जनाब दूसरी तरफ अदालत जो थी वो खुल रही थी और इतवार को आके जज साहब जो थे वो उनके लिए रिलीफ दे रहे थे, उन्हें रोक रहे थे कि बिना को पकड़े। तो इस तरह बाकी माजी में जो हुआ है, ये हमारे
जो उस चीफ जस्टिस बड़े ही इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके दौर में भी चीज़ें इस तरह हुई कि मेमो गेट पे नवाज शरीफ साहब गए, काला कोट पहन के गए, और उस वक्त अदालत में मैं मौजूद था, तो मुझे यूँ लगता था कि अब उनके अगर बस में हो तो उन्हें कहें कि हजूर आप आ जाएं बेंच के ऊपर, हमारे साथ बैठ के ज़रा चाय भी पी लें, बाकी तो हम आपके खादिम हैं, हम आप हुक्म करें क्या कर सकते हैं, वरना ऐसा होता नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा साकिब निसार साहब ने इमरान खान को बाकायदा ना सिर्फ बुलाया, सादिक और अमीन तो करार दिया, उसके बाद उन्होंने उन्हें ना सिर्फ बुलाया बल्कि बतौर चीफ जस्टिस के स्टेट सेक्रेटरी बने, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो मेहमान खुसूसी थे, और वो भी हमने अपनी आंखों से देखा, और वो भी अदालत के अंदर हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ। इसके बाद हमने ये जो मंजर देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट जो है वो बाकायदा एक एजेंडा लेकर पीडीएम का आगे आगे बढ़ रहा है, और अदालत की तरफ से पहले अदालत को इंटिमिडेट करते हैं, और वो दोनों यानी जो उनके वाइस चेयरमैन साहब भी बार काउंसिल के और प्रेसिडेंट साहब भी, और बिल्कुल उन्हें डिफेंसिव पे ले आते हैं। फिर उसके बाद उनकी तरफ से बिल्कुल ऐसे है जैसे ये उनकी तरफ उनके नुमाइंदे हैं, उनके ये तर्जुमान हैं, और ये कह रहे हैं जी फिक्र ना करें, अब सारे धोने धुल जाएंगे, जो भी पहले एतराज़ थे, जो भी चीज़ें थी, ये भी हमने देखा। और उसके बाद एक और चीज़ जो हमने देखी, जो अदर अचंभे की बात है, वरना तो इंसाफ के तकाजे चूँकि पूरे किए जा रहे थे तो बड़ा मज़ा आता है कि ऐसा हो, और फिर ये होगा कि अदालत में एक पार्टी लेके जाती है केस, और उस पार्टी के दो सुरखेल जो हैं, दो अहम रहनुमा जो हैं, उनको अदालत इस्तकबाल करती है, और उसमें कहती है कि जनाब आप तो माशाल्लाह आप मुस्कुरा रहे हैं, वाहिद आदमी है जो मुस्कुरा रहे हैं, फिर आपके ख़ानदान की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, 3 पुश्तों से आपने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें बड़ी खुशी, आपको वेलकम करते हैं। फिर उसके बाद ये लीडर ऑफ दी अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को बुलाते हैं, उनका इस्तकबाल इस अंदाज में तरीके से किया जाता है। फिर उन्हें जो सवाल करते हैं, उन सवालों से गम्माजी इस बात की हो रही थी कि आप बेसिकली आए हैं एक ऐसी गवर्नमेंट को आउस्ट करने के लिए जो 5 साल का मैंडेट लेके आई है, और आपकी अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की नहीं है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आप अगर रिमूव कर रहे हैं तो वो किसके जरिए कर रहे हैं, उन लोगों के जरिए जिनके जो टर्न कोर्ट्स हैं। और इसका फिर उन्होंने जायज़ा तक लेना मुनासिब नहीं समझा कि उनके पास केस ऑलरेडी मौजूद था, और प्रेसिडेंट का रेफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है आर्टिकल 186 के तहत, उसको बिल्कुल ऐसे चलाया गया कि जनाब आज कल, और अल्टीमेटली वो वहीं का वहीं अपनी मौत खुद मर गया, और उसका फैसला। अब थोड़ी सी इजाज़त दीजिए, चीज़ें अगर इस अंदाज में हो। अच्छा, फिर माजी में देखा कि असम्बली जो है नवाज शरीफ साहब की बहाल हो जाती है, बेनज़ीर भुट्टो की असम्बली बहाल नहीं होती। अब ये चीज़ें एक ही तरफ जब इंसाफ जाता हुआ नज़र आता है लोगों को, तो यकीनन लोग तो कानून से वाकिफ नहीं है, वो तो कॉमन सेंस से बात करते हैं ना, हम तो पाबंद हैं, हम तो एहतराम करते हैं अदलिया का। अदालतों की बात हो रही है जिस पर आपने देखा कि आरिफ चौधरी साहब ने बाकायदा पूरा मंजरनामा बड़ा प्रिसाइजली पेश किया कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे होता रहा। अब बाबर डोगर साहब आपकी तरफ आते हैं, आपने किस तरह देखा है इस सारी सूरत हाल को, और अब तो आगे क्या मंजर होगा? वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब बनेंगे हमजा शहबाज। बिल्कुल कोई ऐसी सिचुएशन लग रही है, क्योंकि यहाँ पर भी मामला जो है कोर्ट की तरफ चले गए हैं, और कल कोर्ट ने फैसला करना है कि वज़ीर आला के हवाले से काउंटिंग कब होगी, और मेरा ख्याल है कि कोर्ट एक आधे दिन में वो अनाउंस कर देगी कि जो जिस तरह से डिले किया जा रहा है, तो आइनी तौर पर कितने दिन के अंदर वज़ीर आला का इंतखाब होना चाहिए, इसको क्यों डिले किया जा रहा है, असम्बली के दरवाजे क्यों बंद किए हुए हैं। डिप्टी स्पीकर जो है उन्होंने भी एक पिटीशन दायर की हुई है कि स्पीकर उनके मामलात में दखल दे रहे हैं, तो लग ये रहा है कि डिप्टी स्पीकर जो हैं उनको कोर्ट जो है वो अलाउ करेगी कि आप असम्बली का इजलास बुलाएं और वज़ीर आला का इंतखाब करवाएं, जो लग रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगले 2-3 दिन में लाहौर वाला मामला, पंजाब वाला मामला वो भी तय हो जाएगा, और यहाँ पर चौधरी परेलाई वर्सेस हमजा शहबाज हैं। यहाँ पर मुदस्सिर थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। वफाक में जो हुकूमत की अलाई पार्टियाँ थी, जिस तरह से MQM थी, जिस तरह से बाप पार्टी थी, उन्होंने हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया।
जो टर्न कोड थे वो मैदान में नहीं आए, वो काउंटिंग में नहीं आए, लिहाजा उन पे जो डिफेक्शन क्लॉज लगती थी वो नहीं लग सकती क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में वोट नहीं डाला। अब यहाँ पर पंजाब में ये सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर अलाई तो नहीं है, यहाँ पर सारे टर्न कोट हैं, सारे नाराज़ अरकान हैं जिन्होंने हमजा शहबाज को सपोर्ट करना है, उन्होंने हमजा शहबाज को वोट डालना है। यहाँ पर डिफेक्शन क्लॉज जो है वो लगेगी। अब जब जो सूरत हाल है वो ये है कि दोस्त मज़ारी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी नून लीग के साथ मिल चुके हैं और चूँकि अभी उन्होंने इलेक्शन करवाना है तो इलेक्शन के बाद वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देंगे कि उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया। अब ऐसी सूरत हाल में अगर पार्टी हेड डिक्लेरेशन जारी करता है कि जनाब ये सारे लोटे हैं, इन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया, लिहाजा इनकी मेंबरशिप को ख़त्म किया जाए। 184 का फिगर है, 20-25 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हमजा शहबाज की सपोर्ट का ऐलान किया है, तो उनके पास 200 का फिगर है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें अभी आगे चलेंगी क्योंकि यहाँ पर डिफेक्शन क्लॉज भी लगेगी, इलेक्शन कमीशन में भी इशू जाएगा, आगे स्पीकर जो है उस डिक्लेरेशन को इलेक्शन कमीशन को भेजता है नहीं भेजता। तो पंजाब में मुझे लग रहा है कि चीज़ें अभी इस तरह से स्मूथ नहीं होंगी। अच्छा, ये डिफेक्शन क्लॉज की जो अभी बाबर डोगर साहब बात कर रहे थे, इस पर हम कानूनी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले आप फैसल अजीज़ साहब, एक आपने इम्पॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत कैसे चलेगी और किस तरह से सबके अपने अपने स्टेक हैं, लेकिन सर एक स्टेक तो मुश्तरका है। इलेक्शन रिफॉर्म्स जा रहे हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा एक अहम मामला ये है कि ओवरसीज़ का वोट है, 90-94 लाख वोट है, उसको किस तरह से अब ख़त्म करना है या उसको रखना है, ये अब हुकूमत जो आने वाली हुकूमत उसके पास होगा। नैब के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी साहब फरमा चुके हैं कि हम ख़त्म करेंगे, बाकी लोग भी कह चुके हैं ये टूथलेस किस्म का नैब हो जाएगा। फिर आप जो है वो ख़ुद ये देख लीजिएगा कि ये ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और ये ACDC से लेकर हर चीज़ जो है वो हुकूमत के होते हुए होगी, तो फिर इलेक्शन और चीज़ें ज़्यादा निस्बतन आसान हो जाया करती हैं। तो एक चीज़ तो कम अज़ कम अपोजिशन की मुश्तरक रहेगी, चाहे वो 7 माह हो या 6 माह रहे। देखिए, तो अब मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, वो अपनी हुकूमत को कैसे चलाएं, वो किस अदारे को रखना चाहते हैं, किस अदारे को नहीं रखना चाहते हैं। नैब के बारे में तो BA अपोजिशन के तमाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर कह चुके हैं कि ये इंतकामी कार्रवाइयों के लिए थी। नैब न्याजी गठजोड़ वाला नारा आपने बड़ा पॉपुलर होता देखा है। अब उसकी हकीकतें क्या हैं? 1235 रेफरेंसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 120 अदालतें बनाने का। हुकूमत ने, वफाकी काबीना से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने 30 अदालतों के बारे में अहकाम जारी कर दिए थे, फंड जारी कर दिए थे, बहुत सारी ये भर्तियां हो रही थी। अब ये 1235 रेफरेंसेज हैं। अक्सर रेफरेंसेज मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ दर्ज करवाई थी, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और पीपल्स पार्टी ने अपने दौर के अंदर नून के खिलाफ दर्ज करवाए थे। ये वो मुकदमात हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि इनको चलाएं और इनको निपटाएं। तो अब ये हुकूमत आती है तो ये क्या कहती है, क्योंकि जाहिर है करप्शन हुई है, लोगों को पता है, लेकिन बहरहाल वो ख़त्म करेंगे क्योंकि सब के सब फंसे हुए उसी मामले में। सिंध के CM साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ऊपर भी नैब के केसेस हैं, उनकी हमशीरा के खिलाफ भी नैब के केसेस हैं, ऑलमोस्ट सारी कैबिनेट के ऊपर केसेस हैं, मुस्लिम लीग नून की सारी लीडरशिप के ऊपर केसेस हैं। तो ये तो करेंगे ख़त्म, इसमें तो कोई दूसरी शुबे की बात नहीं है, लेकिन लोगों को पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो आप बात कह रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वाली, वो उस पर इतनी बड़ी कैंपेन हो चुकी है कि उस पर रिफॉर्म्स तो ज़रूर करनी पड़ेंगी, करेंगे, जाहिर है उनका वोट बैंक नहीं है, लेकिन उसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर करेंगे, इलेक्शन कमीशन के थ्रू करवाया जाएगा। क्योंकि इलेक्शन, हम जितनी बार भी साबिक सेक्रेटरीज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो मशीन चलेगी नहीं, ये तो वो टेक्निकल लोग जो है ना वो उसके ऊपर लेकर आएंगे। और वो कैंपेन शुरू हो ही गई थी, तो किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा जब हुकूमत ही नहीं चाहती, इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहता, तो कैसे होगा। अच्छा मुदस्सिर, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दी थी, मैं समझता हूँ कि फैसल भाई ये एक मंजर, मैं बाबर एक छोटी सी बात कह दूं फिर आप कहिएगा, वो ये जो आमिर डोगर साहब तशरीफ लाए और मलाइका बुखारी साहिबा तशरीफ लाई, खामोशी से आए असम्बली में और आकर पेपर्स ले लिए, यानी कि इसका मतलब यह है कि नामजदगी के पेपर्स चले गए हैं, PTI वॉकओवर नहीं दे रही, शहबाज शरीफ साहब को ऐसे बनने देने का मूड नहीं है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान, उनकी स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि वो किसी ना किसी को
वजीर आजम के लिए नामजद करेंगे, वोटिंग के मरहले में जाएंगे, उस प्रोसेस के अंदर जाएंगे। वो गेम जो है वो ऑन है। वो गेम मतलब उस तरह से नहीं है कि चलो भाई हम हार गए, अब आप शहबाज शरीफ साहब बन जाएं, हम इलेक्शन की बात करते हैं, आप 6 महीने चलाएं या 1.5 साल चलाएं या जो चलाएं। तो ये एक साइन जो है वो बड़ा संजीदा साइन है। और उसके ऊपर पीटीआई जो है वो मेरा ख्याल है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, जैसे सुना गया कि आज उनकी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होगा और उसके अंदर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, तो वो हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाली सूरत हाल में नहीं है, वो टफ टाइम देने का इरादा रखते हैं। अच्छा, शाह साहब भी पहुंच गए, शीरी मजारी भी बनी गाला पहुंच चुकी है। अच्छा बाबर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के हवाले से PMLN की को बड़ी क्लैरिटी है। शहबाज शरीफ कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि जनाब उनकी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो कोटा रख लिया जाए, उनकी मखसूस नशिस्तें रख ली जाए, जिस तरह से माइनॉरिटीज़ की हैं, जिस तरह से ख़वातीन की हैं, उसी में से एक कोटा जो है वो इनको दे दिया जाए और वो अपनी परसेंटेज के हवाले से वो उनको सीटें दी जाए और उनको उसमें शामिल कर लिया जाए। तो जहां तक डायरेक्ट वोटिंग की बात है, इस पे तो वो कभी नहीं जाएंगे। बिलावल भुट्टो जो है वो भी ये कह चुके हैं, या उनको अलहदा से 5-7 सीटें एलोकेट कर दी जाए या फिर कोटा रख लिया जाए। मेरा ख्याल है कि इनका इत्तेफाक है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को कोटा अलॉट कर दिया जाए और उसमें मखसूस नशिस्तों पर वो आए और इलेक्ट होकर उसी परसेंटेज से उनको सारी पार्टीज को वो सीटें दे दी जाए। तो ये इसी तरह से लेके चलेंगे, उनकी रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, उनको ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन उसकी एक परसेंटेज रख देंगे कि टोटल वोटों का हर पार्टी को इतना परसेंटेज मिल जाएगा। अच्छा बाबर साहब, आपके आरिफ जोसफ से एक सवाल, अगर सहरिश आपकी इजाज़त से। आरिफ जोसफ अभी डिफेक्शन क्लॉज की बात कर रहे थे 63A के हवाले से। बहरहाल उसका फैसला तो अभी नहीं आया, लेकिन 11 अप्रैल को अब कल हाई कोर्ट जो है वो जो भी फैसला करेगी उस पर बात करेंगे। आरिफ साहब, सर ये डिफेक्शन क्लॉज बाद में लगे कि डी सीट हों या वो फिर ताहयात नायल हों, जो भी मामला हो जाए, लेकिन सर अगर इलेक्शन जो वज़ीर आला पंजाब का है उसमें वो कर लें तो उसके बाद तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, कि वो वोट तो दे चुके होंगे, वज़ीर आला बन चुके होंगे, उसके बाद तो कोई किसी भी किस्म का कोई इख्तियार नहीं होगा पार्टी के पास कि उनके साथ जो कुछ हो सो हो। मैं आपके इस सवाल का भी जवाब आपको देता हूं, लेकिन अगर आपकी इजाज़त से ये जो आपने खबर दी है उसके हवाले से आपको बता दूं कि क्या होने वाला है। ये जो कागजात हासिल किए गए हैं ना, बुनियादी तौर पर ये सिर्फ इलेक्शन में ज़ेब दास्तान के लिए नहीं है और महज नुमाइशी तौर पर आने के लिए नहीं है। बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एतराज़ात फाइल किए जाएंगे और वो एतराज़ात होंगे उनकी नाअहली से मुतल्लिक, जिसमें ये एतराज़ उठाया जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चूँकि उनके खिलाफ केसेस हैं, वो ज़मानत पर हैं और नैब के केसेस हैं, FIA के केसेस हैं, वो सारे केसेस उनके खिलाफ मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब उस साजिश का हिस्सा है जो बैनुल-अक़वामी सतह पे हुई और जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व है और ये उनके कहने पे इन्होंने ये सब कुछ किया है। तो इसलिए इस बुनियाद पर वो अहल नहीं है तो उनकी अहलियत को चैलेंज करने के लिए ये सारा किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अदरवाइज़ अगर आप एतराज़ नहीं फाइल करते एन मौके पर जब इलेक्शन हो रहा है और एतराज़ात के लिए टाइम दिया जाता है, स्क्रूटनी होती है, तो उसके बाद आपका कोई केस नहीं होता, आप इसे आगे नहीं चला सकते। वो यहाँ से शुरू करेंगे और आगे लेके जाएंगे। और ये जो वहाब साहब कह रहे थे, ये उनकी बहुत ज़्यादा खुशफहमी है या गलत फहमी है कि जनाब वो नज़र नहीं आएंगे। इमरान खान आपको इतना ज़्यादा नज़र आएंगे जितना इससे पहले शायद ना नज़र आए होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। अब दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जो डिफेक्शन क्लास से मुतल्लिक़ आपने सवाल किया है, 12 अप्रैल रखी है सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के उस रेफरेंस आर्टिकल 186 के तहत जो उनसे पूछा गया है उसका जवाब देने के लिए। वहाँ उसमें गुफ्तगू होगी सारी और फिर फैसला आएगा। सवाल उस वक्त यही था कि अगर आप इन लोगों को ये इजाज़त दे देते हैं कि ये वोट कास्ट कर लें, और जो कि अभी आइन में ये है कि जनाब जब वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के लिए वोट पार्टी लाइन को अबूर करके देते हैं तो उनके खिलाफ डिफेक्शन क्लास एक्शन में आएगी। तो जो इसका मकसद था वो तो फौत हो गया। मकसद ये था इस डिफेक्शन क्लास को इंट्रोड्यूस कराने का कि आप इसे रोकें, क्योंकि इससे ये होता है डिस्टेबलाइज होता है सिस्टम के। एक चलती गवर्नमेंट जो है जिसका 5 साल का मैंडेट है वो वक्त से पहले ख़त्म कर दी जाती है। और आपने देखा, आप सब इत्तेफाक करते हैं और आप सब जानते हैं कि आज तक कोई 5 साल पूरे नहीं कर सका प्राइम मिनिस्टर। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है गैर ज़रूरी मुदाखलत। और वो मुदाखलत
पहले तो कभी अदालत के जरिए हुई, कभी फौज के जरिए हुई, आप वो मुदाखलत जो है वो टर्न कोर्ट्स के जरिए, बराह रास्त टर्न कोर्ट्स के जरिए पहले भी आई, लेकिन कामयाब कहीं हुई ना हुई। इस वक्त जो किया जा रहा है वो उनके जरिए किया जा रहा है। तो अगर डिफेक्शन क्लास को आपने मुअस्सर बनाना है तो उसके लिए आपको उस वक्त जो इंटेंशन है उसकी अगर वो क्लियर थी, एक लाइन आप देखें, इससे ज़्यादा वाज़ेह सबूत नहीं हो सकता कि ये जो टर्न कोर्ट्स हैं ये सारे के सारे अपनी दूसरी जगह अपोजिशन के बेंचेस पे भी बैठ गए और उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, ये जो खुद इनके खिलाफ एविडेंस उन्होंने खुद पैदा कर दी कि जब उन्होंने इजलास किया असेंबली में उस वक्त भी उन्होंने कर दिया, और जब आप प्रोविंस में चीफ मिनिस्टर के इंतखाब को एक उन्होंने बनाया, एक उसका मॉक यानी जो होता है ड्रामा, उस ड्रामे में भी उन्होंने वो सारे के सारे टर्न कोर्स जो है वो उधर चले गए। असेंबली में अब उनकी पोजीशन ये थी कि चूंकि असेंबली में जो काम उनके जरिए उन्होंने करना था उन्होंने उन्हें किया इस्तेमाल, वो जो ड्रामा नहीं होता उस ड्रामे के तौर पर इस्तेमाल किया कि लो जी आप नीचे से ख़त्म हो गए। लिहाजा पॉलिटिकल पार्टी जो अलाइड थी वो उनका साथ छोड़ के चली गई गवर्नमेंट का, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि जनाब पार्टी की लॉयलिस्ट जो अंदर उनकी टीम थी वो खत्म हो चुकी है। वो काम उन्होंने उस तरह कर दिया। अब मैं समझता हूँ कि लॉ को अगर तो मौसर बनाना है तो फिर उसके लिए आपको ये परमानेंट नहरी वगैरह तो नहीं कोई हल, लेकिन इसको इस अंदाज में देखना जरूरी है कि जब अगर किसी की इंटेंशन जाहिर हो जाए वक्त से पहले तो क्या उसे मौका ये देना चाहिए कि जी आपने बंदूक भी तान ली है, आप उसमें यानी फायर भी करने वाले हैं, और जब तक आप फायर कर नहीं लेते और बंदा मर नहीं जाता उस वक्त तक आपको अच्छा, आपके आरिफ साहब एक चीज़ और मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि अगर जिस तरह आपने बोला है कि साजिश में भी शहबाज शरीफ साहब का नाम है, फिर ये नजर सानी के लिए भी जा चुके हैं अदालत में कि इस फैसले को रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि इसमें आपने देखा ही नहीं कि हम जिस वजह से हमने ये सब कुछ किया उस वजह को ही नहीं देखा गया, तो अगर इस सारे मामले में देखा जाता है और फिर शहबाज शरीफ साहब उस पर एक्यूज होते हैं और वो प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, ये चीज़ें ज़्यादातर तो जो होती है वो तारीख के लिए होती है और उनकी हैसियत जो है लोगों को बताने के लिए होती है। अब अगर वो रिव्यू में गए हैं तो उन्हें पता है कि 5 के 5 जजेस जो है वो एक तरफ है, जो रात को अदालत लगा रहे हैं, संडे को तशरीफ ला रहे हैं, सारे अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, बच्चों के साथ उनकी रफाकत सारी हर चीज़ को कुर्बान करके, और जो पहले आपको पता है कि कार्रवाई हमारे कहाँ कैसे चलती है, अदालती फैसले जो है वो क्यों इस वक्त तक ताखीर का शिकार है, उसमें उनकी बड़ी मेहनत भी शामिल है। इसके बावजूद अदालती फैसले जो है वो अभी पेंडिंग पड़े हैं लाखों की तादाद में, तो उसमें आप इतनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है, इतनी सूरत दिखाई है, इसके बावजूद वो गए तब थे, इसलिए गए थे कि हजूर हम आपको दिखा सके कि एक तरफ हम आए हैं उस मसले के लिए जो रूह है, जो क्रक्स है इसका, कि जिसमें ये जो वफादारियां बदलने वाले हैं इनको आप खुला छोड़ रहे हैं और वफादारियां देने खरीदने वाले जो है उनको आप इस्तकबाल कर रहे हैं कि जनाब वेलकम टू द कोर्ट, और आपने जो नाम उसके बारे में पूछा नहीं जा रहा कि जनाब ये क्या हो रहा है कि आपने लोगों को, एक तरफ तो आप आज़ादी इजहार पे यकीन रखते हैं, आप आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, और एक तरफ आइन से क्लियर खिलाफ वर्जी करते हुए उन लोगों को जो वफादार, इसलिए आरिफ साहब हम इस पर मजीद बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर समान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तहरीक अदम एतमाद बिलाखिर कामयाब हो गई, बड़ा तवील तरीन दिन शायद पाकिस्तान की पार्लियामान का ये था। अब अगला मरहला हुकूमत का है। बज़ाहिर अपोजिशन जो मुत्तहिदा अपोजिशन उनके उम्मीदवार के नंबर भी पूरे हैं जो कल भी हमने देख लिया। सर उसके बाद अब आप क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत का, और ये जो अब इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन का साल है, उसको किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए वो है ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। यकीनन एक मरहला तय हुआ है और बड़ा मुश्किल था, और इसमें जो अच्छी बात यह है कि आइन अपहोल्ड हुआ, आइन की पोजीशन अपहोल्ड हुई, इदारों की न्यूट्रलिटी आई और लोग आइन के साथ खड़ा होने शुरू हुए। ये बड़ा हौसला अफजा बात है और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी है। अब सारी सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट अब जो इस वक्त आई है उसमें हुकूमत साजी भी एक इशू होता है यकीनन इतनी बड़ी जमातों के अलायंस में, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई बड़ा जान जोखों वाला काम नहीं होगा या उतना तरदद वाला नहीं होगा जितना खान साहब ने तरदद कराया है।
या उन्होंने अपने जो एक जिद वाला रवैया है, तकब्बराना रवैया है और अपनी बातों के अंदर फंस जाने वाला रवैया है ना कि आपने खुद दावे इतने बड़े कर लिए कि अब उससे निकलना मुश्किल हो गया, ऐसे रवैये से बच के अपोजिशन को चाहिए कि वो जो अपना एजेंडा है फौरी तौर पे उसके ऊपर काम करे और उनका एजेंडे का पहला आइटम यकीनन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है जिसकी तरफ फौरी तौर पे पेशरफ्त होनी चाहिए और सब जमातों की मशावरत से होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करके होनी चाहिए ताकि न्यूट्रलिटी के साथ बेहतरीन कानून साजी की जा सके। उसमें तहरीक इंसाफ का भी इनपुट उतना ही होना चाहिए जितना बाकी जमातों का, सबको मशावरत से करना चाहिए। दूसरा यकीनन अभी तहरीक इंसाफ जिस मोड में है वो भी अपने एजिटेटिव मोड से बाहर नहीं निकलेंगे। लगता भी यूं ही है कि खान साहब अपने इस एजिटेटिव मोड क्योंकि यही इसी को अपनी सक्सेस समझ रहे हैं वो, हालांकि ये सक्सेस उनके लिए अब तो नुकसान का बायस हुई ये उनका रवैया जो है, क्योंकि इस रवैये ने पाकिस्तान के लोगों के अंदर उनके लिए एक मायूसी पैदा की कि वो गैर जमहूरी तरीके से वो सियासत करने लगे। मेरा ख्याल है कि उनको ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर होता वो इस रवैये से एतराज़ करते, लेकिन लोगों ने उनके इस रवैये को कबूल नहीं किया। आइंदा के लिए उनको चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी करते तो इवन देन हमारे लिए बहरहाल ये एक सबक है और हम सबको चाहिए कि हम उस सारी सियासी जमातें एक दफ़ा पीछे बैठे सांस लेके अपने मुल्क के मसाइल की तरफ देखें। इस वक्त इकोनॉमी को बड़े शदीद मुश्किलात है। कायरा साहब आपने बिल्कुल इकोनॉमी की बात की, इस तरफ आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आगे चीज़ें बेहतर होंगी, अल्लाह करे कि बेहतर हों, लेकिन कदरें आसान नहीं लग रही। एक तो इतना बड़ा अलायंस है, सबका अपना अपना माइंड है, सबको साथ लेकर चलना, फिर महंगाई, इकोनॉमी की हालत, इन दोनों को बैलेंस करके चलना, और आपको लगता है फिर इलेक्शन भी है। किस तरह ये हो पाएगा? आसान लग नहीं रहा वैसे बज़ाहिर। मैंने तो आपसे पहले यही कहा जो आपने फरमाया, बिल्कुल मैंने कहा, अगर आप मेरे अल्फाज पर गौर करें, मैंने तो कहा कि एक मैंने आगाज इससे किया था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त सारी सियासी जमातें मुल्क के हालात के बारे में मुतफक्कर हैं। एक अच्छा आगाज हुआ है, आइन अपहोल्ड हुआ है, आइन की तकदीस की तरफ सफर शुरू हुआ है, ये एक अच्छा सफर है। इससे जो है सियासी इस्तेहकाम की तरफ सफर होगा। इस बड़े अलायंस को चलाना यकीनन हिकमत का काम होगा, लेकिन जहाँ ये बड़ा अलायंस है वहाँ इस बड़े अलायंस में बड़े बड़े ज़हीन और बड़े बड़े तजर्बे वाले लोग बैठे हैं, लिहाजा उनके तजर्बे से इस अलायंस को चलाना मुश्किल नहीं, आसान हो जाएगा। और इस वक्त किसी जमात में इक़्तिदार नहीं, जिम्मेदारियां ले और इकोनॉमी को मुदस्सर एक सवाल बना है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा अलायंस है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप क्या देखते हैं कि क्या ये अलायंस पूरी असम्बली की जो टेन्योर है वो पूरा करेगा? क्या आप ये समझते हैं कि इलेक्शन 2023 में होंगे या फिर ये जो बड़ी बड़ी लेजिस्लेशन करने के बाद 2022 में ही इलेक्शन की तरफ जाएंगे? देखिए, हमारी तैयारी और कोशिश तो यही है कि 2022 के अंदर इंतखाब आ जाए, अर्ली इंतखाब हो जाए, और क्योंकि इसी में मसले का हल है। यही हम कहते रहे हैं, यही हम कहेंगे, क्योंकि यही इलाज है। अब देखना यह है कि इस इलाज की तरफ हम चलते कैसे हैं। बिल्कुल मैंने गुजारिश की है कि हमारा पहला हदफ जो है वो डे टू डे फाइट भी है, क्योंकि इकोनॉमी का बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ी तेजी से गिरती हुई इकोनॉमी है, उसको संभालना कार्य-दारद है। एक बहुत बड़ा जिन है जो महंगाई का, अभी इनके इक़दामात की बदौलत जो अभी फिर दोबारा सर उठाएगा, और उससे इस जो बिल्कुल आगाज में हुकूमत के एक मुश्किल तरीन फैसलों का टाइम होगा, और इनके लिए मुश्किल फैसले करना मुश्किल होगा, इसलिए कि जो जल्दी इंतखाब हो, इंतखाब के साल में मुश्किल फैसले नहीं किए जाते, लेकिन यहाँ क्योंकि वक्त बड़ा थोड़ा है, लिहाजा मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो बड़े मेजर फैसलों की तरफ जाने की बजाय इस वक्त सिर्फ मखसूस इशूज के ऊपर अपना तवज्जो रखेगी और उस पर अपनी तवज्जो रखेगी, और उनकी कोशिश होगी कि जो इकोनॉमी के या बाकी चीज़ों के बड़े फैसले हैं, लॉन्ग टर्म फैसले हैं,
वो आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो करे, मेरा ख्याल है। लेकिन जो डे टू डे है वो भी बहुत अहम इश्यूज है। ये भी नहीं है कि आप इसकी तरफ से आंखें बंद कर सकते हैं, और कोशिश होनी चाहिए कि जल्द इंतखाब हो जाए। कायरा साहब, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, नैब की ज़रूरत है अब कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए। एक चीज़ ये बताइएगा कि नैब के साथ क्या होगा। दूसरा, कल बहुत अहम दिन है और शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बन जाएंगे। कल उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो रही है FIA के एक मुकदमे के अंदर। उन पर बहुत सारे मुकदमात हैं, वो ज़मानत पर हैं, उन पर एतराज़ात होंगे। इसको किस तरह से लेंगे? अगर वो खुदा न खास्ता, वो चांस तो नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो नंबर 2 कैंडिडेट, कवरिंग कैंडिडेट कौन है? कोई सूरत नहीं है जी, इसलिए कि विदाउट कन्विक्शन कोई एलिगेशन जो है वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनता। लिहाजा ऐसी कोई सूरत नहीं है कि वो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाए, और वो मुकदमा अपने का सामना कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। मुझे इसमें कोई ऐसा धाम नहीं लगता। अच्छा, नैब के बारे में क्या कहते हैं? नैब की जरूरत है या नैब को भी रिफॉर्म्स करके खत्म किया जाए? नैब या अकाउंटेबिलिटी के इदारे की जरूरत से तो कभी किसी ने इनकार नहीं किया, ना हो सकता है। हमारा इशू तो सिंपल ये है कि ऑर्डिनेंस के जरिए जिस तरह नैब के चेयरमैन को आर्जी चार्ज दे के बिठाया गया, इस तरह के माहौल को खत्म किया जाए और एक अच्छा क्रेडिबल शख्स नैब के चेयरमैन आना चाहिए। इस इदारे के अंदर कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्टों ने भी कहा है कि इसके कानून के अंदर बेहतरियां लाने की जरूरत है। हम भी कहते हैं बेहतरियां लानी चाहिए ताकि ये कानून किसी बेगुनाह को सजा न दे और गुनाहगार को छोड़े नहीं, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन मेरा ख्याल है इसके भी मेजर फैसले जो है वो शायद आइंदा आने वाली हुकूमत करेगी, ये हुकूमत नहीं कर पाएगी। अच्छा, अगली आने वाली हुकूमत देखते हैं। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान हमारे साथ मौजूद थे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस तमाम तर तब्दीली के हवाले से। आरिफ चौधरी साहब बात कर रहे थे, जिस वक्त हमने आरिफ चौधरी साहब को रोका भी। आरिफ चौधरी साहब, एक मामला जो है इस सारे अमल में एतराज़ात है, मामलात है, होता नहीं है। माजी में हमें ऐसी कोई नज़ीर या मिसाल तो नहीं, हमने नहीं देखी, आप शायद, कि ये जो एतराज़ात जमा करवाए जा रहे हैं इसकी क्या हैसियत होती है? एक तो तारीख का हिस्सा है, दूसरा क्या कल को अदालतें किसी भी तरह से एक मुल्जिम शहबाज शरीफ साहब को मुजरिम डिक्लेयर कर देती हैं तो उसके बाद क्या होता है? हम फ़र्ज़ कर रहे हैं। ये आपका बहुत खूबसूरत सवाल है, लेकिन इसकी हुस्न को देखते हुए जो शेर उन्होंने पढ़ा था उसे दुरुस्त कर दूं। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। मैं उन्हें बार बार कह रहा था कि मैं 2 दफ़ा ना लगाएं। और जो इस वक्त सूरत हाल है कि जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा कर दी गई है, उसके बारे में किसी ने कहा है कि तारीख लिख रहे हैं अरूजो जवाल की, चोरों को डाकुओं के बराबर बिठा दिया। अब यहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी कानूनी तौर पर कागजात की क्या अहमियत होगी, कागजात जो दाखिल इतराज़ात जो किए जा रहे हैं उनकी क्या होगी। देखें, ये इतराज़ात जो है वो मुस्तरद कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस पे ये नहीं होगा कि इतराज़ात कबूल उसे मंजूर किया जाए, लेकिन इसी बुनियाद पर फिर आगे जो जाएगी, यानी कोशिश इस बात को लेके इशू बनाएगी कि ये चीज़ें हमने रिकॉर्ड पे रखी थी और ये चीज़ें वो नाअहल थे। यानी मतलब है कि वो अपना केस बिल्ड करना चाहते हैं, इसे अनकंटेस्टेड नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा, अब मामला जिस पे मैं बात कर रहा था वो थोड़ी सी उसे आगे बढ़ाएं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को अगर ये चीज़ें सारी सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी ये देखे कि बहुत ज़्यादा इस्तराब के साथ या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को एक्साइटेड होकर करने की बजाय आप बड़े तहम्मुल के साथ दोनों पार्टियों को एक ही तरह की सूरत हाल में रखते हुए उन्हें यह तासुर पूरी दुनिया में हो जाए कि जनाब हमारी अदालतें जो है वो बिल्कुल इन्फ्लुएंसर से फ्री है। अब मैं हैरान होता हूँ कि मैं जब मीडिया में, सोशल मीडिया में देखता हूँ इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है और मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसकी वजह यह है कि हमने तो हमेशा ये कोशिश की है कि अदालतें जो है वो उनसे तनकीद उन पर ना हो, ताकि पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, होनी भी नहीं चाहिए तनकीद। अगर थोड़ी एक जुमला, अगर थोड़ी सी एहतियात कर ली, एक जुमले की इजाज़त दे दें, अगर थोड़ी सी एहतियात कर ली जाती कि मसलन अगर किसी की कोई रिश्तेदारी इस तरह की वाज़े तौर पर मौजूद है जिससे इंसिनुएट किया जा सकता है कि वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं,
तो वो अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आरिफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। फैसल अजीज खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बाबर डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब शुक्रिया आपका, हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद अमीर अब्बास साहब, सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार है। अमीर अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लगारी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। बड़ा तवील तरीन दिन और बहरहाल आखिरकार एक आइनी मामला था, वो पूरा हो गया और अब अगले मरहले का आगाज़ है। तो आपके आने से पहले कायरा साहब थे और आरिफ चौधरी साहब थे। मुनीर नियाज़ी को याद किया जा रहा था बार बार कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। तो ये एक दरिया के पार उतरने का मरहला है। तो ये जो दरिया तो एक तो पार हो गया, आगे दरिया आपको लग रहा है अगले आने वाली हुकूमत का ये समंदर दिखाई दे रहा है। समंदर आपने कह दिया, मैं कहने वाला था। बहरहाल एक शहबाज शरीफ पहली दफ़ा जो है वो लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी 20 साल बाद दूसरी मरतबा लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। और 2002 में उन्होंने जो है वो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के मुकाबले में अपने कागजात जमा कराए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से अरकान जो है वो पैट्रियाट हो गए थे और उन्होंने अपनी पार्टियों को छोड़ दिया था और उनको जो एक वोट से कामयाबी हुई थी, दिलचस्प बात है, हुकूमती उम्मीदवार को PMLQ के उम्मीदवार भी ज़फ़रुल्लाह जमाली को एक वोट से कामयाबी हुई थी और वो एक वोट, अकेला वोट और अपनी पार्टी का वाहिद वोट जनाब इमरान खान का था। तो एक ये दिलचस्प कॉम्बिनेशन है जो मैंने कहा कि आपके सामने ये भी शेयर कर दूं कि इमरान खान ने PMLQ के उम्मीदवार को वोट दिया था। यानी आप कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ उन्होंने वोट दिया हुआ है ना? जी जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी, और मुझे याद पड़ता है कि शायद कुंवर दिलशाद साहब जो हैं वो उस वक्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे और ये एक दूसरा मरहला अभी आ गया है और अब जनाब इमरान खान तकरीबन मेजॉरिटी जो है वो एक जैसी है और उनकी पार्टी के लोग अगर डिफेक्शन क्लास से बचना चाहेंगे और उन्हें वोट देना चाहेंगे तो वोट जो हैं वो बहुत करीब करीब होंगे। लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है, मेरा मशवरा भी नहीं है और मेरी तजवीज़ भी नहीं है, ये बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, ज़्यादा इम्कान यह है कि वो आपके इम्कानात को लोग तजवीज़ भी और मशवरा भी समझ ये ख़तरनाक बात है। वो एब्सटेन करेंगे। मुझे ये लगता है कि जो इनको छोड़ चुके थे वो शायद एब्सटेन करेंगे वोट ना डालें। वो जो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को शायद वोट नहीं देंगे। बहरहाल एक मरहला हो चुका है और एक मरहला कल दरपेश है। इस सारी सूरत हाल में हमें ये ज़रूर देखना होगा कि हम शदीद नाकिद रहे हैं जनाब इमरान खान साहब के और उससे पहले जनाब नवाज शरीफ साहब के भी हम शदीद नाकिद रहे हैं। जो इक़्तिदार में होते हैं हमें उनकी जो है वो सारी हरकत पर और उनके आमाल पर और अफ़ाल पर नज़र रखनी होती है और हमें आम आदमी की तरफ से सवाल उठाना होता है। और अब हम उस कैंप में हो गए जो सवाल उठा रहा होगा हुकूमत की कारकर्दगी पर। और इमरान खान अगर दूसरी तरफ होंगे तो शायद वो कोई आवाज़ उठा रहे हों और ये भी बहुत मुमकिन है कि हम उनकी आवाज़ में आवाज़ भी मिला रहे हों। लेकिन उनके दौर में हम जो तनकीद करते रहे हैं वो हमारी तनकीद को, हमारे दायरे को नहीं समझा जा रहा था। खैर हमने बहुत गालियाँ भी खाई लेकिन हमारी कमिटमेंट जो है वो आइन और पार्लियामेंट जमहूरियत के साथ थी और पाकिस्तान के साथ थी। और मेरा ख़्याल ये है कि अगर आइन को पेश नज़र रखा गया, अगर जमहूरियत को पेश नज़र रखा गया और पाकिस्तान को पेश नज़र रखा गया तो पाकिस्तान आगे की तरफ पेशकदमी कर सकता है। और एक जुमला वो जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अब हमें सिक्योरिटी स्टेट से डिलीवरिंग
जो स्टेट है, जो सोशल लोगों की वेलफेयर की तरफ जाए और वेलफेयर स्टेट की तरफ अगर कदम हम बढ़ाना चाहेंगे, नया और पुराने पाकिस्तान के बजाय बेहतर पाकिस्तान की जानिब, ये बहुत अच्छी बात की थी उन्होंने। और ये वाकई अब हमें वो उनके साथ हैं और वो इसकी तरफ तवज्जो भी दिलाते रहेंगे और हम भी ये तवज्जो दिलाते रहेंगे कि इसको आप वेलफेयर स्टेट बनाएं और डिलीवरिंग स्टेट बनाएं और बेहतर पाकिस्तान जो है वो हमारे पेश नजर रहना। बिल्कुल आपने सीखा। अच्छा, इस वक्त माहिर कानून अज़ीर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनकी तरफ जाने से पहले कुंवर दिलशाद साहब की तरफ जाना चाहूँगी। कुंवर साहब, अभी जैसा कि हमने बताया कि हमारी बात हुई कायरा साहब से, उन्होंने कहा कि कोशिश यही होगी कि इलेक्शन वक्त से पहले करवाए जाएँ, यानी कि 2022 में ही करवा दिए जाएँ। फिर हम ये भी सुन रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी, फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी ईवीएम को ख़त्म कर दिया जाएगा और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए ये हो सकता है कोटा कर दिया जाए। तो आप किस तरह देख रहे हैं ये सारे इलेक्शन के प्रोसेस को अगर इसी साल होता है? देखा जी, जहर है कि कल जो हुआ है तहरीक एतमाद के मौके पर और दोनों ताकतों ने, दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, लेकिन सबसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इमरान खान बड़े जमहूरी होने का दावेदार थे, लेकिन जिस अंदाज से कल उन्होंने रुकावटें डाली, रहने डाले, साजिशें की, कौमी असम्बली के अंदर फ्लोर पर खड़े होकर तकरीरें करवा दी शाह महमूद कुरैशी गैर किसी मंतकी तकरीर 3 घंटे, ताकि जो अपोजिशन के लोगों में इश्तियाल पैदा हो, गड़बड़ पैदा हो, लड़ाई झगड़े करे। और स्पीकर साहब भी जो है वो अपनी बदनीति पे उतरे हुए थे। उनका ख्याल ये था कि 5-6 अराकीन असम्बली जो है तहरीक अपोजिशन के जो मेंबर हैं उनको मैं किसी तरीके से भी मुअत्तल कर दूँ उनकी रुकनीत, ताकि उनके तदाद पूरी ना हो सके वोटिंग के वक्त। हर वक्त बदनीति पर खड़ा किया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आप देखो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहे 3 साल 8 महीने हो गए, इंटरनेशनल फेम के आदमी हैं, तो जिस अंदाज से वो साजिशें कर रहे थे उनके अराकीन, उनके वज़रा, उनके जो भी उनके आईनी और कानूनी माहिरीन थे, उससे बड़ा दुख पहुंचा भाई। सबसे बड़ी बात ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब कौमी असम्बली में, शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में खड़े होकर बिला वजह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। आज वो कागजात जमा करवा दिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार तो है कि उनके कागजात नामजदगी और मुस्तरद करवा दें, लेकिन बहरहाल खामोशी इख्तियार करेंगे। उनके पास है जो उन्होंने ज़ाब्ते इखलाकी खिलाफ वर्जी की है, अगर वो फैसला सुना दे कि हमको सजा देते हैं 50,000 की, 2 लाख की जुर्माने की, तो कागजात नामजदगी कबूली होंगी। ये सारे मामला सामने आए। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ शदीद रिएक्शन दिया। और एक और आपको जहर भी नहीं याद, वारिस साहब मैं बताता हूँ कि स्पीकर साहब की क्या बदनीति थी। स्पीकर साहब को ने बार बार वो ये कह रहे थे कि मेरे पास आइन का आर्टिकल 169 पढ़े, बार बार जोर दे रहे थे। फिर वो आर्टिकल 65 पे अपना हलफनामा बार बार बयान करते। इसका मतलब ये था कि मेरे पास ये इख्तियारात हैं कि मैं कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को मुस्तरद कर दूँ आर्टिकल 169 के तहत, कि वो पार्लिमानी मामलात में दखल नहीं दे सकते। ये भी उनकी प्लानिंग थी, जिसकी बना पर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना पड़ा। यानी सारी बुनियादें जो थी, ऐसा हालात पैदा हो गए जब हम कल इस्लामाबाद में देख रहे थे, चारों तरफ से जनाब पुरस्रार तौर पर गाड़ियाँ आ रही हैं, जीपें आ रही हैं। सबसे बड़ी हैरानगी देखें आप, उसका इन्वेस्टिगेशन करें कि कैदियों की गाड़ी पार्लियामेंट के सामने खड़ी। अब बड़ी हैरानगी की बात है कि जी पार्लियामेंट के सामने कैदियों गाड़ी खड़ी। इसका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर एक्शन लेता कि हमारे हुक्म की तामील नहीं हो रही तो गिरफ्तार करवा देते, और सारे जितने मेंबर कौमी असम्बली बमा शाह महमूद कुरैशी, वो सारे जेल की जो आई हुई थी कैदियों की गाड़ी उसमें बिठा देते। ये सारी चीजें क्यों की इसने? आराम से तसल्ली से इस्तीफा देते नहीं देते, बैठ के तहरीक एतमाद अपना मुकाबला करते, फेस करते। मैंने तो बेनज़ीर भुट्टो की तहरीक एतमाद का मैंने मुशाहदा किया हुआ है। मिराज खालिद थे स्पीकर, तो भी आराम से बैठी रही। जतोई साहब ने तकरीर की अपनी लीडर ऑफ दी अपोजिशन से, इसके बाद वोटिंग हो गई, शिकस्त हो गई अपोजिशन को। जतोई साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मुबारकबाद दी, चले गए। यानी आराम से तसल्ली से सारे मामला हमारे सामने हुए हैं। लेकिन यहाँ ये नजर आ रहा था जैसे पता नहीं क्या दहशत गर्दी और अजीब व गरीब नजर, असद उमर जो है वो तरह तरह की बातें। इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना तरह बेबस इदारा है, कुछ करने की पोजीशन पर नहीं था कल वो। लेकिन बहरहाल ये सारी बातें उन्होंने जो की, इससे अंदाजा ये हुआ कि अब ये नया सिस्टम द्वारा है। लेकिन जो आपका सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो अपोजिशन के जो ग्रुप बना है, मखलूत गवर्नमेंट बनी है, ज्यादा देर चलने का इम्कान नजर नहीं आ रहा मुझे।
वो इस लिहाज से 2-4 महीने का जब नशा उतर जाएगा अपने सारे हालात को देखते हुए, और इधर इमरान खान की भी स्टेट पावर का बहुत स्टेट पावर है, हमें इसका अंदाजा है, और वो अपनी स्टेट पावर को लेके चलेंगे और अपोजिशन की हैसियत से बैठेंगे उनके जो है मेंबर, तो वो इनको चलने नहीं देंगे। इनके अंदर बड़े इख्तलाफात हैं, नजरियाती इख्तलाफ भी हैं, सियासी इख्तलाफात भी हैं। तो इलेक्शन तो इसी साल में होता हुआ नजर आ रहा है, और मुमकिन है कि अक्टूबर-नवंबर में या अक्टूबर में असेंबली डिसॉल्व हो जाए और दिसंबर में इंतखाबात हो जाएँ। इतने अरसे में इलेक्शन पाकिस्तान ने जो 7 महीने की मुहलत मांगी हुई है वो भी अपना दूर कर लेंगे तमाम जो अंदर जो खामियां। अच्छा, ये तारीख जो मामलात इसके इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम उस पर भी बात करेंगे, फिर उसका कुछ और मामलात हैं आज के कागजात नामजदगी के बाद जो कल इलेक्शन होगा उस पर भी इस वक्त अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करेंगे अज़हर साहब को। अज़हर साहब, कल खासा मामला जो पार्लियामान में था वो हैरानकुन था कि अचानक फिर रात गए अदालतें खुल जाना, उस पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। ये अदालतों का काम तो सर मुल्क में आइन कानून का मामला है, तो इस पर क्यों एतराज़ उठाए जा रहे हैं? अदालतें तो किसी भी वक्त खुल सकती हैं, कोई भी मामलात हो सकते हैं, तो अदालतों का मामला अदालतों पर ही, अदालतों पर जो लोग एतराज़ उठा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया, मैं नहीं चाहूँगा वो चीज़ें दोहराऊँ, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, शर्मिंदगी बहुत हो रही है, और जो सवाल आवाम उठा रही है अदालतों के कॉन्टेक्स्ट में, सवाल तो बनते हैं जी। यहाँ हफ्ते वाले दिन भी अदालतें बैठना, इतवार वाले दिन भी अदालतें बैठना, सवाल तो बनते हैं। बहरहाल वो एक अलग इशू है, इस पॉलिटिक्स में नहीं जाना। मैं गवर्नर दिलशाद साहब को सुन रहा था, इलेक्शन कमीशन की तारीफें हो रही थी, सिस्टम की। मैंने इनमें से लगारी साहब भी थे, मैंने किसी के मुँह से नहीं सुना कि जो हमारे यहाँ डिफेक्शन हुई है, जो हमारे यहाँ तोड़ फोड़ हुई है और वोटों की खरीदो फरोख्त हुई है, मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना। ना मैंने इलेक्शन कमीशन का देखा, हमने सब ने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में इलेक्शन कमीशन ने अब क्या कर लिया, उन्होंने आपने आया वोट खरीदे, अपना टिकटें बिकी, ये रिकॉर्ड की बातें, एविडेंस मौजूद है। ये अब ये आपका सिस्टम इतना फ्लॉड है यहाँ पर, यहाँ कल कोई भी अरबों रुपया लगाए, आपकी गवर्नमेंट टॉपल कर दे और आप सब देखते रहे, और सिस्टम आप ही को सपोर्ट करेगा। हालात और वाक़यात ऐसे हैं, ये मामला अब मौका आ गया, मैं आगे बढ़ने का। देखिए, 2 बातें तो मैं बड़ी आपके प्रोग्राम में मैं ऐलान कर देता हूँ, ये असेंबलियाँ अगर डिसॉल्व अब हुई तो मैं पिटीशन दायर करूँगा। वो क्यों करूँगा ज़रा समझिएगा। मिसाके जमहूरियत में तय किया था उन्होंने, एक तो डिफेक्शन नहीं होनी और दूसरा 58-2 भी को दिया। ये ज़बरदस्त ट्रांजिशन होगी, सारे आगे। अब क्यों असेंबलियाँ डिसॉल्व करेंगे आप, फॉर व्हाट रीजंस? अब आगे हैं, कौम के सामने बैठे, कौम का पैसा लगाए सारे मसले पे, 5 साल पूरे करें। आप बैठ के एक एजेंडे के तहत, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने में मौजूद था तो उस वक्त ये बात की गई कि भी असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, आगे चले, कौम का पैसा लगना, तो इनमें से किसी ने नहीं कहा। अब ये तय करके आए हैं, अब ये 1.5 साल जो पूरा जितना भी है, जो असेंबलियां पूरा है उसका पूरा वक्त करे, अब कौम को डिलीवरेंस दे। और जो मैंने बातें कही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये इसलिए आए हैं, इन्होंने ट्रांसफर, पोस्टिंग, महकमे में रखना, आगे इन्होंने अपना जो इलेक्टेबल्स हैं उनके लिए फंड अलाउट करना, ये याद रखिएगा। इसके बाद नैब को ट्रूथलेस करना है, इन्होंने अपना कमल शाह साहब कह रहे थे कि जनाब ईवीएम के वाले, इन्होंने खत्म कर देना है। इन्होंने दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड, ये नहीं चाहते कि आवाम की आवाज़ और आवाम की से हो। अभी तक इलेक्शन कमीशन अगर अपना किरदार अदा करना चाहता है, ईवीएम में बहुत कुछ कर सकता था। मैं तो उस दिन हैरान आके पहले कि हम इलेक्शन ही नहीं करा सकते। भी इलेक्शन कमीशन किस बात का है? आपको तो हर वक्त तैयार होना, यानी उन्होंने कहा जी हमें जो हल्का बंदियों के हवाले से वो हम कुछ कर नहीं सके, या वट एवर द रीजंस आर। तो आज हमको पता चल रहा है, कहाँ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कोई मामला फर्ज करें, आपने पार्लियामेंट के अंदर रखा हो, या कुछ चीजें सामने आई, ये अब जो है ना, इस तरह की गेमिंग सब नहीं चलने वाली हैं। अब अज़हर साहब, इलेक्शन कमीशन तो ये कहता रहा ना अज़हर साहब, कि 15 बार हमने लिखा हुकूमत को, लेकिन हुकूमत ने किसी किस्म का कोई जो है वो मामला का नोटिस ही नहीं लिया। कहते हम तो बार बार याद दहानी करवाते रहे हुकूमत को। मैं बड़ा सिंपल सा जवाब दे दूं, ये पहली दफा सुना हमने, ये इलेक्शन कमीशन लिखता रहा, ये क्या करता रहा। इलेक्शन कमीशन का मैं किरदार आपके सामने बता दूं, यूसुफ गिलानी के इलेक्शन में कहा गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हवाले से जनवरी 2020 में इन्होंने एक कमेटी बनानी थी, कमेटी बना के बताना था कि जनाब आइडेंटिफाइबर, यानी हम ये सिस्टम कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये छोड़े इन बातों को, हमारे यहाँ सियासत का निजाम, हम इदारों को मजबूत नहीं करना चाहते और ना हम करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, आपको मैं तीसरी बात आपके सामने रख दूं, तीसरा काम क्या करना है इन्होंने,
इन्होंने जैसे नैब का बता दिया है, अगला इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं 2 वो तैनात होने हैं, तो ये याद रखिएगा, सवाल उठेंगे यहाँ, तैनात होंगे। इसके बाद अगली जो बात है ना कि ये सारी लड़ाई किस बात की है कि इन्होंने आकर अगला केयर टेकर सेटअप अपनी मर्जी का लाना है ताकि इलेक्शन अपनी मर्जी की हो सके। खुदारा ये अब कौम ना बहुत आगे जा चुकी है, कौम को आगे जाना है। अब बात बड़ी सीधी सी है कि यहाँ आकर ना आप एक सॉलिड एजेंडा लाए मुल्क के लिए, क्या पॉलिसी है आपके पास, महंगाई कैसे खत्म करेंगे, पेट्रोल कैसे, आप कर्जे कैसे खत्म करेंगे, ये देखेंगे हम भी देखेंगे, आप ठीक है, ठीक है अजहर साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब हम जाएंगे अमीर अब्बास की तरफ। अमीर अब्बास, आप किस तरह देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? और शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है, उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, मुकाबला कैसा रहेगा ऐवान में कल? और दूसरा, आप आगे सियासी मंजरनामा क्या बनता देख रहे हैं? देखिए सहरिश और मुदस्सिर, आज इमरान खान साहब के जाने के बाद पहला दिन है जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं आपको अपनी दिली कैफियत भी आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि हमने इमरान खान साहब का सारा उरूज देखा, इमरान खान साहब का वो दौर भी देखा जब उनकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई से नहीं थी। वो 3-3, 4-4 मेहमानों के साथ टीवी टॉक शोज़ में आया करते थे, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी थे जो ये जानते भी नहीं थे कि इमरान खान नामी कोई शख्स सियासतदान भी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी कोई सियासी जमात भी है। हाँ, इमरान खान का अपना स्टारडम क्रिकेट, शौकत खानूम के हवाले से ज़रूर था, लेकिन लोग उन्हें पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं जानते थे। फिर हमने उनका 30 अक्टूबर 2011 का उरूज भी देखा, और फिर उरूज के बाद एक ना ख़त्म होने वाला उरूज देखा हमने, जो कल मुंतज हुआ एक ज़वाल पर। अब ये ज़वाल भी ना ख़त्म होने वाला है या ये कहाँ ख़त्म होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब बिलाशुबा पाकिस्तानी सियासत में एक ताज़ा हवा के झोंके के तौर पर आए थे। इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी सियासत में नई जहतें मुतारिफ़ करवाईं, उन्होंने नए सियासी बयानिए दिए, उन्होंने एक नई सियासी सोच भी दी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल नैरेटिव में जगह दी जो उससे पहले कभी भी जगह हासिल नहीं कर पाया वो नैरेटिव। लोगों ने उनको, जिसे कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ टनल, कहीं दूर सुरंग के आखिर में एक छोटा सा रोशनी का जो दिया है, वो इमरान खान की सूरत में लोगों को नज़र आया। पाकिस्तानी सियासत जो कि ठहरे हुए पानी की तरह बदबूदार हो चुकी थी, जामिद थी, इमरान खान साहब ने उस सियासत के अंदर इर्तियाश पैदा किया, और एक तवील, आप उसमें कई कसीदे लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि उनका उरूज 22 साल की जिद्दोजहद और 3.5 साल के इक़्तिदार के बाद, यानी 25.5 साल में, सिर्फ 3.5 साल के अंदर, और फिर आखिर में तो सिर्फ 4 हफ्तों में वो उरूज ज़वाल में तब्दील हो जाएगा। यहाँ कथारसिस करने वाली बात भी है। ये तो साबित हो गया, इस्टेब्लिश हो गया कि इमरान खान एक बहुत बड़ा लीडर है। इमरान खान इनफरादियत रखता है पाकिस्तान की सियासत में। इमरान खान एक ऐसा फिनोमेना है कि जो अनफॉरगेटेबल फिनोमेना रहेगा और इसको याद रखा जाएगा कई दिहाइयों तक। ये अपने नकूश छोड़ गया जो कि अनमिट नकूश है, ये सब अपनी जगह पे, लेकिन आज इस पर कथारसिस करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर ये उरूज ज़वाल में तब्दील क्यों हुआ, और एक स्नोबॉल इफेक्ट या एक डोमिनो इफेक्ट क्यों शुरू हुआ कि इमरान खान बिल्कुल लपेटते गए और वो एक रात के अंदर अपने अंजाम को पहुंच गए। इस पर भी बात करनी चाहिए लोगों को, लेकिन ऑब्जेक्टिवली बात करनी चाहिए। अगर हम इमरान खान के हुब को या इमरान खान की बुक्स को जहन में रख के बात करेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव कथारसिस नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्टिवली बात करें। दूसरा ये कि जो कंवर दिलशाद साहब ने कहा, उन्होंने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा कल के दिन का, और हम चूँकि गुज़श्ता 4 हफ्तों से आप समझे कि कई रातें हमारी इसी सिलसिले में गुजर गई। यहाँ जो महलाती साजिशें हो रही थी, इक़्तिदार के ऐवानों में जो सरगोशियाँ हो रही थी, इक़्तिदार की राहदारियों में जो कुछ हो रहा था हम देख रहे थे, और नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब का जाना जो है वो ठहर गया है। वजूहात उसकी तवील एक फहरिस्त हो सकती है, लेकिन कल का जो दिन था बेहतर ये था कि इमरान खान साहब एक ग्रेसफुल तरीके से एग्ज़िट करते। देखें, हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी लाख इख्तलाफ हो सकता है। हम इसमें भी बात कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़लाँ बात उठाई थी तो फ़लाँ क्यों नहीं उठाई, सुप्रीम कोर्ट जुमे को लगी तो हफ्ते को क्यों नहीं लगी। हम और भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन एक एस्टैब्लिश फैक्ट है रियासत का, हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के साथ कि सुप्रीम कोर्ट जैसी भी है वो सुप्रीम कोर्ट है।
जब नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया था तो नवाज शरीफ के पास भी उसके 100 दलाइल होंगे। जब तीसरे टेन्योर में जब नवाज शरीफ के साथियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 4 बुत बैठे हुए हैं, इन बुतों को बाहर निकालो, नवाज शरीफ और इब्राहिम बनकर इन बुतों को पाश करो, उनके पास भी दलाइल थे उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। लेकिन हमने कहा नहीं नवाज शरीफ, ये गलत कर रहे हो तुम, ये सुप्रीम कोर्ट है, तुम्हें सरनेगू हो रहा है इसके सामने, ये जुल्म हो रहा होगा तुम्हारे साथ। हो सकता है तुम कहते हो तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, तुम कहते हो तुम्हारे साथ खिलाफ जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, मुमकिन है ऐसा होगा, लेकिन तुम्हें सरनेगू होना है, ऐसा चल नहीं सकता। जो कल इमरान खान साहब ने किया वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी, ये डिच कर रहे थे वो निजाम को। सुप्रीम कोर्ट का सरियन फैसला था जिसमें कोई अगर मगर नहीं थी। मैं फिर कहता हूं वो फैसला गलत होगा, इख्तलाफ करते हैं, बट फैसला था। उन्हें चाहिए था कि वो बावकार, जब देखें 1% भी अगर प्रोबेबिलिटी होती, 1% भी इमरान खान साहब के बचने की, तो वो ये चालें, ये दाव पेच, ये साजिशें, ये दबाव, ये सब करते तो वो जचता था। देयर वॉज अ जीरो प्रोबेबिलिटी कि वो सर्वाइव कर सके, चूंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दुनिया की हर जमहूरियत का इंटीग्रल पार्ट है। दुनिया में कोई डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती जहां प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट की शिक मौजूद ना हो। हमारे आइन में मौजूद है। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इमरान खान साहब को नहीं हटाया जाना चाहिए था 3.5 साल, उनको 5 साल, बल्कि 5 साल और 1 दिन मिलना चाहिए था। वो जैसे तैसे हुक्मरान थे, तसलसल था डेमोक्रेसी का, बट आइन में मौजूद है, वो ले आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उन्होंने 172 लोग पूरे कर लिए। लेकिन अमीर अब्बास, आपने कहा कि उन्होंने डिच करने की कोशिश की, तो डिच करने की कोशिश में उन्होंने गेन क्या करना था? देखिए, वो कोशिश तो ये कर रहे थे कि किसी तरह से वो सरवाइव कर जाए। पहले तो उनकी कोशिश ये थी कि वो किसी तरह से कोई हरबा इस्तेमाल करके, कोई दाव पेच इस्तेमाल करके वो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम करे, कोई थर्ड फोर्स आ जाए, कोई और गैर मरी कुव्वत आ जाए और इस मामले को हल कर दे। लेकिन वो नहीं हो सकता था। फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि वो अपना नैरेटिव जो उनका है एंटी अमेरिकनिज्म वाला, कि मुझे तागूती ताकतों ने, सहूनी ताकतों ने मिलकर और मुकामी कुव्वतों के साथ उन्होंने एक गठ जोड़ करके मुझे निकाला। अब इस वक्त उन्होंने एक इलेक्शन थीम सेट कर दिया है। देखिए, अब वो इलेक्शन में जाएंगे, वो इस पर नहीं जाएंगे कि मैंने एहसास प्रोग्राम दिया, वो इस पर नहीं जाएंगे कि मैंने दरख्त लगाए, पौधे लगाए, मैंने घास लगाई। अब वो जाएंगे एंटी अमेरिकनिज्म पर कि मुझे निकाल दिया सहूनी ताकतों ने और लोकल यहाँ की मुकामी ताकतों के साथ मिलकर। उन्होंने एक थीम सेट करना था, एक नैरेटिव देना था। सियासतदान कामयाब वो होता है जो अपना नैरेटिव बनाए और उसको लोगों के दिल में उतार दे, वो अच्छा है या बुरा है। उन्होंने अपना एक नैरेटिव बनाया और उस नैरेटिव को उन्होंने अपने लोगों के दिल में उतार दिया। आप सोशल मीडिया देख लें, जैसे अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे, आप लोगों से पूछे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हुआ है इमरान खान के साथ, बड़ी नाइंसाफी हुई है, ये बहुत गलत हुआ है। ये है उनकी कामयाबी पिछले 4 हफ्ते की, जो उन्होंने टीवी टॉक शोज में, उन्होंने तकरीरों में, अमीर अब्बास साहब अच्छे नहज पर ये मामला ले आए। लगारी साहब, अमीर अब्बास साहब अभी फरमा रहे कि नैरेटिव एक सेट करने का। अब पाकिस्तान में इलेक्शन चाहे वो 1.5 साल में हो या 7 माह में, ये नैरेटिव इस तरह से बनकर बिक जाते हैं कि पूरी की पूरी इलेक्शन मुहिम को चेंज कर सकें। हमने तो ये देखा, इमरान खान साहब की बड़ी धूम थी 2013 के इलेक्शन से पहले भी, 2018 के इलेक्शन में भी, लेकिन फिर भी उनको इलेक्टेबल्स की एक बहुत बड़ी फौज की ज़रूरत रही है। तो ये नैरेटिव पाकिस्तान की सियासत में माजी में क्या बिकता रहा है और आगे मुस्तकबिल में ऐसे नैरेटिव्स क्या इलेक्शन के लिए उतने कारगर होते? एक तो ये कि मुझे दिली खुशी हुई है अमीर अब्बास को सुनकर, और मैं खुशी से अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था कि जब आप अपने बहुत करीबी अजीज़ दोस्त को, जो शायद मुझसे 4 दिन बाद में सहाबत में आए, तो इतने विजन के साथ, इतनी बेमिसाल विजडम के साथ, बड़ी सोच के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और देखें, इलेक्शन के बारे में तो मैं तो अपने तजर्बे की बात करता हूँ। मेरे सामने जिस 70 के इलेक्शन को कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर इलेक्शन थे, मेरे सामने मैनिपुलेट हुए, मेरे सामने उनकी इंजीनियरिंग हुई। मैं खुद देख रहा था, जिस हल्के में मैं रहता था वहाँ इंजीनियरिंग हुई थी।
यहाँ कराची शहर 50 साल से ऊपर हो गए हैं। जो कुछ मैंने देखा वो ये कि जिन इलेक्शन को बिल्कुल फ्री फेयर इम्पार्शल कहा जाता रहा है, उन इलेक्शंस में भी इंजीनियरिंग हुई है और जिसका मैं गवाह हूँ। तो उसकी तफसीलात मैं फिर कभी बताऊंगा, कभी बात होगी, बिल्कुल आगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ 70, 77 और उसके बाद 85, 88 जितने इंतखाबात हुए हैं सारे इंजीनियर्ड, मैनिपुलेटेड और सारे के सारे उनको मनोवर करके और किसी ना किसी की झोली में डाला जाता रहा है। तो आप कम से कम मुझ जैसे आदमी से इस बार मैं इस बात की तवक्को मैं शायद ना कर सकूं, लेकिन मैं कभी मायूस नहीं होऊंगा कि हमारे यहाँ एक ख्वाब है कि फ्री फेयर और इम्पार्शल इलेक्शन हूँ। ये जो लोगों को एक चला दिया जाता है कि जनाब अब आप इस तरह का रास्ता रहे, हमारे सामने हुआ ना। ये पिछले 2018 में मेरे दोस्त थे जिन्होंने एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ रखते सफ़र बांधा है और हमारे सामने बांध रहे थे, हमारे दोस्त थे। हमें पता था कि ये कैसे जा रहे हैं और किसको कौन इनको भेज रहा है। तो एक जिन कुव्वतों ने अपनी काश्तकारी की हुई है सियासत के अंदर, वो एक बैलेंस पावर के तौर पर किसी को लाने और किसी को पछाड़ने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये सारा कुछ मौजूद होने के बावजूद देखें, मैं सन 81-82 की बात करता हूँ। मुझे आयरलैंड का एक आदमी मिला जो ऐसे ही उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था किसी सियासत से या सियासी अमूर से। मैंने कहा आप पाकिस्तान को किस हवाले से जानते हैं? तो उसने कहा कि 2 शख्सियत की वजह से मैं पाकिस्तान को जानता हूँ। मैं पाकिस्तान से वाकिफ़ हूँ, मैं बेनज़ीर भुट्टो से वाकिफ़ हूँ और मैं इमरान खान से वाकिफ़ हूँ। इमरान खान बाहर की दुनिया में हमारी शनाख्त था और एक उस ज़माने से नहीं कि जब वो पीक, अभी उसकी वो क्रिकेट की पीक नहीं आई थी जब उसने कप जीता था, लेकिन एक प्लेयर के तौर पर वो 70s में इस्टेब्लिश होकर आगे आ गया था और बड़ा प्लेयर होकर आगे आ गया था और उसको दुनिया में पहचाना जाने लगा था कि ये एक शख्स है। इमरान खान के पास सियासत में आने के बाद बड़े मौके थे, हमें पता था कि उनको कहाँ कहाँ पर बैसाखियाँ दी गई। मिराज मोहम्मद खान को कैसे शामिल किया गया और सेक्रेटरी जनरल कैसे बने, हमारे दोस्त थे, हमें मालूम है। और फिर उनके बाद किस तरह की इंजीनियरिंग होती रही वो हमें पता है। उनके लिए मज़ामीन कौन लिखता था हमें पता है, वो हम छापते थे। मैं 30 बरस पहले, यानी कि मैं वो जो उनका दौर है जब वो सियासत में आ रहे थे, तो उन्हें मुझे बड़ा अरसा हो चुका था कि जब मैं बड़ी जगह पर बैठकर मैं बड़े फैसले करने वाला था, मुझे मालूम था कि इनके आर्टिकल आ रहे हैं और मैं कहता हूँ कि उन्होंने पढ़े भी कभी नहीं होंगे, आज भी नहीं पढ़े होंगे जो मज़ामीन उनके नाम से छपते थे और कहाँ कहाँ से आते थे। ये सारा कुछ हुआ, उनकी सियासत में बाकायदा तामीर हुई, उनको सियासत में बड़ा बनाया गया और सचमुच जो बन गए, उम्मीदों का मरकज़ बन गए। पिछले इलेक्शन में हम गला फाड़ कर कह रहे थे कि भाई इनको मौका मिलना चाहिए, मौका मिला, वो आ गए, वो जैसे भी आए, ये भी हमें पता था कि कैसे आए। फिर भी उन्हें आने के बाद जिन लोगों को उनने साथ में रखा, जो लोग इनकी तरफ से, क्या जब 2018 में एक गाड़ी 12 लाख की मिल रही थी, अब 22 लाख की मिल रही है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? हो सकता है कि जनाब आपका डॉलर महंगा हो गया और रुपया आपका सस्ता हो गया, उसके बावजूद उसके बेनिफिशियरी कौन है? आज भी इमरान खान बजाते खुद नहीं होंगे, लेकिन जो इस सारे धंधे के बेनिफिशियरी बने हैं वो कौन लोग थे? और जिन लोगों ने मुख्तलिफ सौदों में कमाया वो कौन लोग थे? पेट्रोल की कीमतों में जिन्होंने एक एक रात में 30-30 अरब के टीके लगाए वो कौन लोग थे? वो इन्हीं के साथ बैठे हुए थे और अपने मुंह से कहा कि ये थे। फिर उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उनको अलग किया गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, इस तरह के काम हमें ये तवक्को थी कि वो टुवर्ड्स द मासेस देखेंगे, टुवर्ड्स द एलीट्स नहीं देखेंगे, टुवर्ड्स माफिया नहीं देखेंगे। कह भी रहे थे कि ये सब कुछ माफिया कर रही है। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट ये कहे
कि ये माफिया कर रही है, तो फिर आप क्या हैं? आपकी क्या हैसियत है? अगर आप स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और माफिया आपकी रिट को चैलेंज कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? एक लड़ाई आपने की। आपके ख्याल में चलो भाई ये भी माफिया का हिस्सा थे जो आपकी मुखालफत कर रहे थे ऐवान में, और ऐवान से बाहर जो सियासी लोग थे, मगर आपने क्या किया? सही, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है लगारी साहब जो आप बात कर रहे हैं कि क्या किया आपने। जी तब सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव का ये काम तो नहीं हो सकता कि वो सिर्फ ये सवाल करे कि माफिया को हाथ डालना भी बहरहाल ख़ासा एक अहम मामला है। अच्छा, मैं कुछ तकनीकी सवाल आपसे करना चाहूँगा कुंवर साहब। सर, तहरीक अदम एतमाद के लिए तो 172 वोट की ज़रूरत है, तो क्या वजारत उज़्मा के कामयाबी के लिए भी वोटों की कोई तादाद को हद मुकर्रर है कि 172 ही लेना है, या उससे कम में भी जो मद्दे मुकाबल है उससे वोटों को? ऐसा तो कोई मामला नहीं है कि 3-4 भी उम्मीदवार हों तो 100 वोट लेके भी वजारत उज़्मा में कामयाब हो सकता है? नहीं, जो हमारा आइन का आर्टिकल है उसमें 91 भी है, 41 और 48, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हो तो टोटल जो हमारी कौमी असम्बली की नशिस्त है उसमें मेजॉरिटी चाहिए, वो बनती है 172। सही। तो 172 जो है ये लाजमी है। सबसे बड़ा अहम बात ये, जैसे कि तहरीक अदम एतमाद में 172 की जरूरत पेश आई जबकि इमरान खान साहब आउट हो गए, तो अब जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी 172 या जितने ज़्यादा आगे बढ़ सके वो चले जाए। लेकिन मैं आपकी वसादत से, अभी मेरी बात मैंने सुनी, अपने नज़ीर लगारी साहब भी, अमर अब्बास साहब भी, और सदीक साहब, सारी बातें मैंने सुनी हैं, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये महसूस नहीं हुआ शहबाज शरीफ साहब को। अब शहबाज शरीफ साहब की 3 बजे स्कूटनी होनी है, ये स्कूटनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी हसास किस्म की, और शाह महमूद कुरैशी साहब पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी स्कूटनी कमेटी के सामने पेश होंगे कि ऐसा शख्स जिनके खिलाफ बेपनाह मुकदमा नायब में भी हैं, जेलों में भी गए हैं, जमानतों में भी आए हैं, तो वो ये प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब कैसे कंटेस्ट कर सकेंगे आइन और कानून की रोशनी में? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये 3 बजे। तो ये कोई मामूली काम नहीं है। ठीक है, मुमकिन है स्कूटनी के पेपर एक्सेप्ट ही हो जाएंगे, वो कहेंगे सजा जो हुई है, मुकदमे चल रहे हैं, वो तो हो जाएगा, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने आज सख्त उनको टफ टाइम देना है 3 बजे। इसी तरह से अब आप ये देखेंगे, बात दुरुस्त फरमाई आपने कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा अच्छा थी, पर्सनैलिटी, सहरंगेज शख्सियत, अब भी उनका बहुत बड़ा नाम है, स्टेट पावर बहुत ज़्यादा है, अपोजिशन को तो उनकी स्टेट पावर को एहसास ही नहीं है। उन्होंने जो जलसे किए 7-8, हम तनकीद भी करते रहे, पॉजिटिव बातें भी करनी चाहिए। अब वो जो उन्होंने जलसे किए वो दिन की रोशनी में किए, पता चल गया कितने जलसे कामयाब रहे। सुबह खैर पख्तूनख्वा में जो अपने खुद कैंपेन लेकर चले तो कामयाबी हो गई, पहले नहीं गए थे नाकाम हो गए। तो ये बहुत बड़ा टफ टाइम देंगे। सबसे बड़ी बात इमरान खान साहब के जो एडवाइज़र तर्जुमान मुझे जो थे, हम कुचल देंगे, मार देंगे, चीखें निकलेंगे आसमान तक, इन लोगों ने उसकी शख्सियत को बड़ा नुकसान पहुँचाया। उनके जो हम नाम ही लेते, मैंने बताया था तो उनके जो ख़ास दोस्त हैं फैसल सुल्तान के ज़रिए बताया कि ये लोग हैं जो वक्त पे भाग जाएंगे, भाग गए ना, कहाँ नज़र आ रहे हैं। अब एक और बड़ी बात देखो, अब इनके खिलाफ 2-3 मुकदमात हैं। अब वो मुकदमा ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कि जो उन्होंने देखा एक आइन की, इन्होंने कभी भी हुर्मत का ख्याल नहीं रखा आइन और कानून का। अब ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी बनाया, एक्ट बना है, कौमी असम्बली ने बनाया है, किसी फर्द वाज़ नहीं बनाया। उसमें लिखा है कि इसके बाद ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस मुस्तरद हो गया कि नहीं प्राइम मिनिस्टर या उनके वज़रा तहरीक नहीं चला सकते, किसी तरह से नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने 5 नोटिस दिए इमरान खान साहब, उसमें शाह महमूद कुरैशी शामिल है और मिनिस्टर भी हैं, किसी का जवाब नहीं दिया। तो मैंने उनको पैगाम भेजा कि आप 4 लाइनें लिख दें कि जनाब मैं इसलिए गया हूँ कि हमारे अभी सदारती ऑर्डिनेंस जो है इनएक्टिव है, इंटैक्ट पे काम कर रहा है, तो मैं तो उसके मुताबिक चला गया था। तो अगर मैंने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की है तो मैं सॉरी करता हूँ, मैं मादरत करता हूँ, खत्म मामला हो जाता। नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जाने की बजाय वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी कार्रवाई करे, सजा ना सुनाए। तो कितना बड़ा जुमला अदा किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इनको सजा ना सुनाए, अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ले। हम आपको 25 अप्रैल को इस पर अपना फैसला महफूज किया है, हम इस वक्त करेंगे। अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि जनाब आप कार्रवाई कर सकते हैं,
तो ये ना प्राइम मिनिस्टर साहब पर 2 लाख रुपए जुर्माना कर देंगे 50,000 के हिसाब से, ये आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। ये बहुत अच्छा, आपका पॉइंट आ गया। मैं अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ अब आना चाह रही हूँ। अजहर साहब, हमने सुना है बहुत सारे तज्ज़ियाकारों को इस सारी सूरत हाल में, एक तो ठीक है कि सारा मामला जो होना था वो कल के दिन मुकम्मल हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने बात करते हुए कहा कि हम किसी को नाजायज़ जेलों में नहीं डालेंगे, हम किसी के खिलाफ मुकदमात नहीं बनाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। तो ये जो पार्टी फंडिंग केस था तहरीक इंसाफ का, इस हवाले से आप किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि कुछ तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि ये मुश्किलात खड़ी करेगा आगे आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें, मैं 2-3 बातें सिर्फ करना चाहता हूँ। मैं हर एक को पता है कि ये प्लॉट क्या था, क्या नताइज इसके होने थे, इमरान खान साहब ने या रहना था या नहीं रहना था, एवरीबडी नोज। और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, आई डोंट वांट टू डिस्कस। मैं सिर्फ सिंपल सी बात अब ये कह देना कि जनाब सिर्फ उनकी कोताहियों से और बाकी चीज़ों से ये किसी वक्त तारीफ बताई कि कोताहियाँ थी या क्या इश्यूज थे, आई डोंट वांट। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, मैं पिछले 20 साल से पब्लिक इंटरेस्ट करता हूँ। इस गवर्नमेंट के दौर में जितने काम हुए ये वक्त बताएगा आपको। चीनी की कीमतें कैसे मुकर्रर हुई, चीनी माफिया के पीछे कैसे गए, आटा माफिया के पीछे कैसे गए, पेट्रोलियम में क्या कुछ हो रहा था, ये एक लंबी कहानी है। ये कोई नहीं कर सका तारीख में, आज इस गवर्नमेंट ने किया। आई एम नॉट अ स्पोक्समैन ऑफ पीटीआई, लेकिन ये बदनीति होगी, मेरी बुग़्ज़ होगा कि सच कौम के सामने ना बताया जाए। दूसरा, जहाँ तक है, बहुत से अच्छे काम किए हैं। यानी आज पेट्रोलियम की प्राइस है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये पेट्रोलियम के प्राइसेस में इस 2013 में जब मैंने चैलेंज किया था 70% तक सेल टैक्स लगता था। आज सेल टैक्स जो है ना 15-17% से भी नीचे आ चुका है। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। आज आसफ अली जरदारी साहब का दौर था, चीनी 130 रुपए किलो गई थी और 60 रुपए डॉलर था उस वक्त। आज अगर चीनी का ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम आ चुका है, अभी रमजान आ गया ना, कितने का आपने शोर डाला कि महंगाई हो गई है, उसकी वजह क्या है? ये हमारी अदालतों का कमाल है कि हमारी अदालतों ने बैठ के मामले को टेकअप किया। इस गवर्नमेंट ने कहा इसका सोल्यूशन निकालें, इन्होंने रास्ते दिए। ये मानना पड़ेगा। आप ये कहते रहे ना, ये बैठ के अगर मुझसे पूछते हैं कि ये वाकई पावर पॉलिटिक्स गेम थी, तो ये मैं ये नैरेटिव बाय करने के लिए तैयार हूं और हम सब आंखें बंद किए रखें। अगर ये फेयर वार होती तो फिर समझने वाली बात थी। इट्स नॉट अ फेयर वार, लेट बी वेरी क्लियर अबाउट इट। पाकिस्तानी यानी 40 साल पुराने जो मेरे मुल्क के साथ रेप करते रहे, आज आके हमें बताएंगे जनाब मैं किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, मैं दूध की नहरें बिछा, वो कहां से बिछा दोगे भाई? 40 साल तुम कर नहीं सके। डिक्टेटरों की गोदों में पलने वाले लोग वो आके हमें समझाएंगे कि पाकिस्तान आगे कैसे जा रहा है। जिनके पास कैपेसिटी एबिलिटी होती तो क्या करते? यानी ये लोग जो अदालतों के खिलाफ, जो इदारों के खिलाफ बोलते रहे, क्या आज आके हमें सिखाएंगे, हमें सिखाएंगे हम ठीक हो गए हैं? यानी कॉल ऑफ फील्ड में तदाद, डिप्लोमेसी, ये सारी चीजें जो है ना, ये अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ठीक है। इलेक्शन लॉ, इलेक्शन कमीशन की बातें बड़ी हो रही हैं। अगर देखा जाए क्या किया आपने जो इलेक्शन एक्ट 2017 आप ही ने बनाया था ना, चलें छोड़ इन चीजों की तरफ, मैं नहीं जाना चाहता कि ये मामला जो है ना ये कहीं और जंग किसी और की है, वो कुछ और रहा है। पावर पॉलिटिक्स में आके ईमानदारी से खेलते मजा आते अगर और मैंने आपके सामने चैलेंज किया, अब पता चलेगा आप लोगों को कि 1.5 साल में हुकूमत चलाते हैं ये नहीं चलाते, क्या है ये एजेंडे सारा सामने आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, यही नवाज शरीफ होंगे। हुदैबिया की केस की तर्ज पे तक मेरे से फैक्ट्स ले लीजिएगा कि केस चलने ना दिया, जब ये हुकूमत में किस तरह बेंच बना, किस तरह आगे हुआ, किस तरह केस बंद हुआ, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। अब चलते हैं आपका जो असल सवाल है, पार्टी फंडिंग को जरा समझना है। ये पार्टी फंडिंग की यानी है क्या? आर्टिकल 17 को अगर पढ़ लें, मिसाल के तौर पर अगर आज सेडिशन का पर्चा दर्ज हो जाता, अगर आज ये जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी हो जाती कि ये कैसे गवर्नमेंट टॉपल की है, ये कैसे सिंध हाउस में रहे हैं, कैसे अवारी में ठहर रहे हैं, कौन खर्चा बर्दाश्त कर रहा है, तो आपको समझ आ जाएगी वहाँ क्या है, फॉरेन फंडिंग है क्या। समझना ये है कि इलेक्शन पीटीआई पे इल्जाम है कि कुछ पैसे मेंबरशिप के हवाले से दिए उन्होंने, अच्छा दे दिए जी, दे दिया। आगे क्या वो पैसा यूज हुआ किसी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए? क्या मुल्क की सालमियत के खिलाफ यूज हुआ? आंसर इज नो। वो ज्यादा से ज्यादा क्या होना है, वो पैसे आएंगे, वो पैसे जब्त हो जाएंगे, क्योंकि इनमें पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 लगना है। लेकिन जब इलेक्शन एक्ट 2017 है ना, ये डेट इज वेरी डेंजरस। आर्टिकल 17 को जब मिलाएंगे 212 के साथ, कि अगर ये बात आ जाती है कि एक पार्टी मुल्क की सालमियत के खिलाफ जाने के लिए पैसे लेके अगर किसी सियासी जमात ने
गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए काम किया। ये बड़ा सीरियस चार्ज है, कोई नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्यों नहीं करेगा? हर कोई यहाँ स्टेक होल्डर है, कोई नहीं चाहेगा, फिर जवाब देने पड़ेंगे। फिर सवाल लोग पूछेंगे कि जनाब यहाँ शाम को अदालतें बैठती हैं, जनाब यहाँ शाम को इलेक्शन कमीशन का दफ्तर भी खुल जाता है, जनाब यहाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी रात को बैठ जाती है। जनाब फिर लोग तो सवाल पूछेंगे ना इस बात के कि जब इन चीजों को इसके साथ मिलाएंगे, पाकिस्तान को खुदारा आगे लेके चलें। ये कंस्पिरेसी जितनी भी चलाना चाहते हैं ये नहीं अब चल सकती। ये कितनी देर चलाएंगे आप लोग? किस तरह ये हाइब्रिड सिस्टम को लेके चलेंगे? से आपको यहाँ क्या करना है? यहाँ खुदारा अबे आपको रोकना है मामले से, 6th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से, या आपने इदारों के खिलाफ क्या बात नहीं की, अदालतों के खिलाफ क्या बात नहीं की। आज मौका आ गया है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीटीआई ये नैरेटिव छोड़ दे इस बात को, इदारे एक साइड पे छोड़े, आगे की बात करे, आगे लेकर चले। वो नैरेटिव बिल्ड मत करे, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। सारे इदारे यहाँ से अहम है, सारे इदारों अदालतों को चलना है, हमारे सारे एस्टैब्लिशमेंट ने सब ने इस काम को आगे लेकर चलना है। लेकिन खुदारा इस मुल्क का जो सिमत है ना, ये जातिया से छोड़ के ना आगे की तरफ देख लेंगे हम कि जो 40-40 साल से इस मुल्क के लिए क्या कर दिया है, आज पता नहीं दूध की नहरें बिछा देंगे, आज आके पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। इनका माइंडसेट कोई फर्क से इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होकर चलेंगे, देखते क्या करते हैं। चले सर, अब ये देखना ये है कि अब इकट्ठे होकर चलना है, लेकिन ये इकट्ठे होकर एक मामला बड़ा अहम है अमीर अब्बास साहब, वो है अदालत तो चलें जो फैसला करेगी वो आइन कानून के मुताबिक है कि डिफेक्शन क्लॉज का, लेकिन सर ये जो 20-25 लोग अब हैं या उससे पहले हमने कुछ और भी बहुत सारे लोग हैं जो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसी किसी भी चक्कर में आना नहीं चाह रहे या तेल और तेल की धार देख रहे हैं। ये अब सियासी जमातों को भी तो देख रहे हैं कि ये वाले जितने भी किरदार हैं जो जिसके भी बनाए हुए हैं, जिसके भी इशारों पर चल रहे हैं, उनको आइन की बालादस्ती और पार्लिमान के वकार के चक्कर में इनको तो हटाया जाए। ये इन लोगों के हवाले से तो फैसला किया जाए कि आज इधर से कल उधर से, तो इन लोगों को तो कहीं ना कहीं अब हटाना है ना। मुझे इधर उधर से अब अमीर अब्बास साहब मैं चाहूँगा जवाब दें, लेकिन वो खालिद मसूद साहब जो मज़ाहिया शायर है उनका एक वो शेर भी याद आ गया है कि वो कह रहे हैं कि पहले इधरों फिर उधरों, अब फिर खड़ा है उधरों, पब्लिक तंग है पर लोटा लोटा ही होता है। तो ये जो है ना, इनको तो इनका कोई फैसला ज़रूर कर लेना चाहिए, कम से कम सियासी जमातों को मिलकर ही। एक तो गालिब साहब का बहुत शुक्रिया उनके अल्फाज का, और जैसे वो गालिब ने कहा था कि चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला, तो लगारी साहब हमारे लिए तो बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके अल्फाज मेरे लिए मेरी इज़्ज़त में बहुत इजाफा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक ये लोटे और पार्टियों की वफादारी बदलने का ताल्लुक है, तो एक तो ये जो कहा जा रहा है कि सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, देखें सिंध हाउस में यकीनन बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन कल जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट पड़े हैं 174, उन 174 वोटर्स में से एक भी मुनहरिफ रुकन नहीं है। जुर्म कहाँ होगा? फिर हो गए लोग मुनहरिफ, जुर्म कहाँ सरजद हुआ? जुर्म तो सरजद नहीं हुआ। जो मुनहरिफ लोग थे, हम प्रेस गैलरी में देख रहे थे कि ये मुनहरिफ लोग अब क्या करते हैं। ये बड़ा हमारे लिए उस वक्त एक दिलचस्प मरहला था। उन मुनहरिफीन ने ऑपोजिशन बेंचेस को छोड़कर हुकूमती बेंचेस पर बैठना गवारा किया और उन्होंने एक तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ वोट किया, इमरान खान के हक में वोट किया। जुर्म तो नहीं हुआ। तो सिंध हाउस में जो कुछ हुआ जोड़ तोड़ है, हर दौर में हो रहा है, गलत है। सियासी वफादारियां तब्दील नहीं होनी चाहिए। माजी में भी गलत था, आज हुआ है अगर तो आज भी गलत है। लेकिन कुछ ये एक बड़ी थिन लाइन ड्रॉ करनी है। लोगों को हमें कंफ्यूज नहीं करना कि शायद कल जो इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई है वो हॉर्स ट्रेडिंग से कामयाब हुई है। नहीं भाई, ये टोटली रॉन्ग परसेप्शन है। अगर हम में से कोई ये दे कि मुनहरिफ लोगों ने इमरान खान के खिलाफ ये किया, ये हॉर्स ट्रेडिंग से, फ्लोर क्रॉसिंग से नहीं। कल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई है वो जेन्युइनली डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत हुई है। उसका सियाको सबाक एक तरफ रखते हुए मैं कल के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। उसमें किसी मुनहरिफ रुकन ने इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं दिया, तो जुर्म सरजद नहीं हुआ। पहली बात तो ये जो सिंध हाउस में हुआ, बिल्कुल उसमें अगर है किसी के पास शवाहिद, हुकूमत कहती रही कि भाई वो जहाज़ों में आए हैं, पैसे ट्रंकों में आए हैं, बैग्स में आए हैं, अगर है शवाहिद ऐसे तो सामने लाने चाहिए। और ऐसे लोग जो अपना ज़मीर बेचते हैं
उनको माशरे में नेम एंड शेम करना चाहिए, उनको निशान इबरत बनाना चाहिए, उनकी कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए सियासत के अंदर या इक़्तिदार के ऐवानों में। अब मौका है मौजूदा पार्लियामेंट के पास। चले इमरान खान तो नहीं कर सका बहुत कुछ, अब इमरान खान एक अपोजिशन में है, बाकी सारी जमातें जो हैं वो हुकूमत में आ गई। साथ चले PMLQ और GDA, दो छोटी जमातें हैं, उनको भी आप इमरान खान के साथ डाल दें अपोजिशन में। तो अब जो बरसर इक़्तिदार जमातें आ चुकी हैं 7-8, अब इनके पास मौका है कि ये सियासत में ऐसी आलाइशों को, सियासत में ऐसी गलाजतों को पाक करें। इंडिया में हमारे पड़ोस में ये कानून मौजूद है कि अगर आप सियासी वफादारी तब्दील करते हैं तो आप 5 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एक उन्होंने फिल्टर डाल दिया या चेक डाल दिया, आप डिस्करेज ही करते हैं ना लोगों को कि वो ये काम ना करें। हमारे यहाँ भी 63A में डिस्करेज करने के लिए डाला गया था कि अगर आप तब्दील करेंगे सियासी वफादारी तो आप डी-सीट हो जाएंगे, लेकिन वो जो चेक था वो नाकाम होता हुआ नजर आ रहा था। इस दफा यही बहस चल रही थी और वो अभी तक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट पे है। तो कोई ना कोई ऐसी कानून साजी करें जैसे हमारे पड़ोस में है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगी कि लगारी साहब से भी क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें। लगारी साहब, आप क्या कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग या फिर ये जो जमीन फरोशी की जाती है? साहब मेरे ख्याल में कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं। जी अजहर साहब। मैं आपको पंजाब का पॉलिटिक्स अभी बताता हूँ। अमीर भाई ने तो कह दिया ना कि उससे नहीं, एक्चुअली पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में मेरे से ब्रेकिंग ले लें। पंजाब में इन्होंने क्या करना है, 186 की फिगर लेनी है और डिफेक्शन के बगैर ये हो नहीं सकता। तय क्या हो रहा है, आर्टिकल 130 बड़ा क्लियर है उसके अंदर कि जो मेजोरिटी ऑफ द हाउस है उसमें तकरीबन 30 से 40 के करीब जो PTI के उनको इस्तीफा दिलवाया जाएगा, उसको इस्तीफा। यानी आप ये कहें कि ये भी ऑस्ट्रेटिक नहीं है, मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ। जब वो आप 30 से निकाल देंगे तो वो जो मेजोरिटी है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। हाउस के अंदर जो लोग मौजूद होंगे उसके मुताबिक वज़ीर आला मुंतखब। ये किसने कह दिया कि उस वक्त भी बैठकर वो सारे लोग लाकर उसके बाद आए थे, उसके बाद कोलिशन पार्टनर्स आके मिले थे। तो था वहीं से कंस्पिरेसी है, सारा कुछ ये सारा है। पंजाब में देख लीजिएगा, ये ब्रेकिंग खबर ठीक है। ठीक है अजहर साहब। लगारी साहब, आप क्या कहेंगे हॉर्स ट्रेडिंग पर? पंजाब की हद तक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पंजाब की हद तक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर वो कि पंजाब में 186 लोग पूरे करना ऑपोजिशन के लिए मुमकिन नहीं होगा बगैर हुकूमती लोगों के। और यही होगा खैबर पख्तूनख्वा में भी। मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये दरवाजे बंद करने की कोशिश की थी कि लोग जो हैं वो लोटे ना बने, लोग जो है वो हार्स ट्रेडिंग में ना आएँ, लोटा करेसी में ना आएँ, वो दरवाजे जो हैं वो किसी ना किसी तरह के से खोल दिए जाते हैं या खोल दिए गए हैं। और अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल होती है और पंजाब में भी यही सूरत हाल होती है कि डिफेक्शन होता है, तो हम उस तरफ नहीं खड़े होंगे जो तालियां बजा रहे होंगे। हम कहेंगे जहां आइन की हुर्मत को पामाल किया जा रहा हो और जहां डिफेक्शन हो रही हो तो उनका डिफेंस कोई नहीं करेगा। और फिर मामला जहां भी चले जाएं, आप यहाँ तक भी जाएं कि वो असम्बली जो है उसको डिज़ोल्व करके नए सिरे से इलेक्शन करवाए जाएँ, जो भी हो, जो नताइज भी निकलें, अब नताइज से ना घबराएं। बात यह है कि ये जो फैसला जनाब इमरान खान साहब ने 3 अप्रैल को किया, यही फैसला वो इस तहरीक अदम एतमाद आने से पहले कर देते और डिज़ोल्व कर देते असम्बली को, और जो है वो नए इलेक्शन की तरफ चले जाते, तो ये सूरत हाल ना पैदा होती, बल्कि एक बेहतर पोजीशन में होते तब भी। तो बिल्कुल ये हम सब के सीखने का अमल है, इमरान खान के सीखने का अमल है। ये सब जिंदगी के हर मरहले पर सीखते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो अब ये रफ्ता आगे जब बढ़ेंगी, बहुत सारे ऐसे पर्दे हैं जो चाक भी होंगे, नज़र आएगा बहुत कुछ कि क्या हुआ था और क्या आगे हो सकता है उसको। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपका, कुंवर दिलशाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अजहर सिद्दीक साहब, सैयद अमीर अब्बाब चरण आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रांसमिशन से मुदस्सिर इकबाल और सहर ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।